कर चुके हैं। और मिडिवल इंडिया में हम लोग मुगल एम्पायर तक पहुंच चुके थे, जिसमें मैंने बाबर के बारे में बता दिया है। आज आपने हुमायूं से शुरू करना है मेरे साथ। देखिए, अगर मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो दिस एम्पायर गॉट फाउंडेड इन 1526 बाय जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ही इज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर जो है वो 4 साल तक इंडिया में रहते हैं, लाइक फ्रॉम 1526 अप टिल 1530। And each year he fought most important war. Like in 1526, he fought the first battle of Panipat, which he won. In 1527, he fought the battle of Khanwa against Rana Sanga. He again won. In 1528, he fought the battle of Chanderi, and this battle was fought from like with the sister of Rana Sanga, Medini Rai. And in this battle, Babur again won. In 1529, he fought the last battle of his life, that is Battle of Ghagra. And in this Battle of Ghagra, he defeated the cousin of Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was the last one which he defeated in the first Battle of Panipat. तो पानीपत के फर्स्ट बैटल के बाद क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत गॉट ओवर। और दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट किंग वो है किंग है, दैट इज इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के बारे में बात करते हैं तो इब्राहिम लोदी का कोई बेटा नहीं है। तो होता क्या है कि आफ्टर ही वॉज डिफीटेड इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो पूरा दिल्ली सल्तनत तो देखिए खत्म हो ही जाता है। बट दिल्ली सल्तनत के खत्म होने के बाद इब्राहिम लोदी का न जाने कहां से एक कजन पैदा हो जाता है इन अराउंड बिहार। एंड दिस मैन इज महमूद लोदी। एंड ही डिक्लेयर्ड कि भाई आज से मैं भारत का सुल्तान हूं, लाइक आई एम द लास्ट किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो एक ये कह लीजिए कि ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत को खत्म करने के लिए आप लोग ये बैटल लड़ते हैं। आपको जरूरत नहीं है कोई बैटल ऑफ घाघरा की, बट फिर भी एक दिल्ली सल्तनत का नाम चल रहा है अभी एक महमूद लोदी के नाम से, तो उसको खत्म करना जरूरी है, इसलिए बैटल ऑफ घाघरा होता है। अब 1529 बाबर फॉट द लास्ट बैटल ऑफ हिज लाइफ। हाँ, महमूद लोदी। तो महमूद लोदी के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आ रही है वो ये है कि 1530 में बाबर डाइड। बट बिफोर हिज डेथ बाबर लाइक ही टुक अ प्रॉमिस फ्रॉम हुमायूं कि भाई आप लड़ेंगे नहीं अपने भाइयों से। अब होता क्या है ना कि पूरी मुगल एम्पायर में या दिल्ली सल्तनत में कोई प्राइमोजेनिचर का रूल नहीं है। प्राइमोजेनिचर का मतलब होता है कि एल्डेस्ट सन विल सक्सीड। ऐसा कोई रूल आपके पास नहीं है। तो इसलिए होता क्या था कि आफ्टर द किंग इज डेड, तो जितने भी बच्चे होते थे उनके, वो बैटल ऑफ सक्सेशन आपस में लड़ते थे। बैटल ऑफ सक्सेशन का मतलब होता है कि हु विल सक्सीड द फादर। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस बैटल ऑफ सक्सेशन, जो बाबर है वो हुमायूं से बोल देते हैं कि देखिए भाई बादशाह तो आप ही बनेंगे, लाइक यू आर द किंग आफ्टर मी, बट बिफोर यू बिकम द किंग अच्छी बात ये होगी कि आप अपने एम्पायर को डिवाइड कर लें। भाई आप डिवीजन कर लें पहले, तो ऐसा ना हो कि कल को आपके ब्रदर्स जो है वो आपस में लड़े और आपका किंगडम जो है वो और वीक हो। जैसे कि देखो ना कि प्राइम मिनिस्टर तो आप ही बनेंगे, बाकी सबको कैबिनेट रैंक दे देना। अभी क्या हो रहा है, सारा सारा सरपंगा अगर हम देखें अभी भी तो सारी बैटल ही वो है कैबिनेट रैंक की है। लाइक चिराग पासवान विद जस्ट 5 MPs, जीतन राम मांझी विद जस्ट 1 MP, दे गॉट द कैबिनेट रैंक्स। उसी तरफ जो छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनके 2 या 7 MPs हैं, लाइक शिवसेना, जो शिंदे शिवसेना है, प्लस एनसीपी अजीत पवार, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग कि भैया अपने को भी कैबिनेट रैंक चाहिए। तो अगर ये कैबिनेट रैंक पहले से अच्छे से डिवाइड हो जाती तो शायद मेरे हिसाब से एनडीए में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती। देखो अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि सब कुछ प्राइम मिनिस्टर के हाथों में है कि वो किसको क्या रैंक देगा। तो हुमायूं ने अपने फादर की सुनी एंड ही डिड जस्ट व्हाट हिज फादर सेड। ही इक्वली डिवाइडेड द एम्पायर अमंग हिज ब्रदर्स, ताकि बैटल ऑफ सक्सेशन ना हो। बट फिर भी ना हुमायूं के भाइयों में कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि बादशाह तो हुमायूं है ना, बादशाह तो नहीं है हम लोग। अब हमको एक छोटा सा एरिया देके सेटिस्फाई कर दिया गया है कि ठीक है भैया आप लड़ना मत। बट फिर भी इनके ब्रदर्स में कोई यूनिटी देखने को नहीं मिलती है। कहा यह जाता है कि हुमायूं जब राजा बनते हैं, ही इज द मोस्ट एजुकेटेड बादशाह ऑफ ऑल द बादशाह ऑफ मुगल एम्पायर। काफी पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे होने से यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप आने वाली सिचुएशन को पहले ही भाग जाए। देखिए वो समझदार होता है। एक पढ़ा लिखा और एक समझदार होने में बहुत अंतर है ना। तो हुमायूं पढ़ा लिखा तो है, बट इन माय ओपिनियन समझदार नहीं है। आप समझदार क्यों नहीं है? क्योंकि आने वाले थ्रेट को अगर आप न्यूट्रलाइज कर दे पहले ही, आपको पता है कि वो थ्रेट है, अगर आप उसको न्यूट्रलाइज कर दे पहले तो सही है ना।
उससे मतलब छोटी सी प्रॉब्लम, या कहते हैं ना कि छोटी सी बगावत कल को एक विद्रोह बन जाती है। लाइक अ स्मॉल प्रॉब्लम कैन टर्न इनटू अ बिग प्रोटेस्ट। तो वो बिग प्रोटेस्ट होने से पहले उसको वहीं पर, जो उसकी प्रॉब्लम है उसको वहीं पर खत्म कर दो ना। और ये हुमायूं के साथ नहीं हुआ। हुमायूं के टाइम पर बिहार का ही एक गवर्नर था, जो एक अफगानी अफगानी गवर्नर है, एंड हिज नेम इज शेर खान। शेर खान को हम लोग शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं। तो दिस मैन वॉज प्रिपेयरिंग अ बिग आर्मी इन ऑर्डर टू डिफीट हुमायूं। हुमायूं को ये बात पता है। बट हुमायूं ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम पीरियड ही वॉज वेरी मच बिजी इन द गुजरात कैंपेन। ये गुजरात, एमपी, इन सबको जीतने में हुमायूं ज्यादा लगे रहते हैं। इन 1539 ही गॉट द न्यूज कि भाई अब शेरशाह सूरी इज ऑलमोस्ट रेडी है आपको डिफीट करने के लिए। तो हुमायूं ही मूव्ड फ्रॉम गुजरात इन ऑर्डर टू डिफीट शेरशाह सूरी इन बिहार। 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी का पहला बैटल होता है। हुमायूं यही बोलते हैं कि भाई मैं इस बैटल में अनप्रिपेयर्ड गया था, बट इस बैटल में शेरशाह सूरी जीत जाते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट डिफीट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। अब यहां पर देखने वाली बात है कि प्रॉब्लम बढ़ने लग रही है। हुमायूं को यह लग रहा है कि शायद मैं अनप्रिपेयर्ड गया था, इसलिए मुझे हरा दिया गया। ही अगेन ट्राइड हिज लेवल बेस्ट नेक्स्ट ईयर 1540, एंड ही वाज अगेन डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। और कहा जाता है कि 15 सालों के लिए हुमायूं को जान बचाकर भारत को छोड़ के जाना पड़ता है। लाइक फॉर 15 years ही वॉज आउट ऑफ इंडिया। एंड ड्यूरिंग दिस 15 years टाइम पीरियड फ्रॉम 1540 अप टिल 1555 अकबर पैदा होते हैं। और जो हुमायूं है, ऑल ही वॉज वेटिंग कि भाई ये शेरशाह सूरी मर जाए, इसके बाद अपन ट्राई करेंगे भारत में दोबारा आने के लिए। क्योंकि हुमायूं जब राजा बनते हैं तब ही वॉज जस्ट 23 years ओल्ड, और शेरशाह सूरी वुड बी 62 63 years। मतलब ही वॉज अ डैम ओल्ड मैन। और अगर हुमायूं की बात करें तो आप तो यंगस्टर हैं अभी। उसके बाद भी आप हार जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि बैटल बैटल इज एक्चुअली द गेम ऑफ टैक्टिक्स। भाई सिंपल सी बात है ना, आपके पास यूथ कितने हैं फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका प्लान क्या है, आपके पास टैक्टिक्स है या नहीं। तो वो हुमायूं के पास में नहीं दिखते हैं यहाँ पर। तो ये सारा कुछ हुमायूं करते हैं। तो एक बार हुमायूं के बारे में अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं। अगर हुमायूं की बात करते हैं सर, तो 1530 में ही बिकेम द बादशाह, एंड फ्रॉम 1530 ही रिमेन्ड ओवर द सीट ऑफ बादशाह टिल 1540। उसके बाद 1555 में ये दोबारा ट्राई करते हैं इंडिया में आने के लिए, एंड दिस टाइम ही सक्सीडेड, एंड नेक्स्ट ईयर ही डाइड। हुमायूं को कहा जाता है कि आप बहुत ही ड्विंडलिंग राजा है। ड्विंडलिंग का मतलब आप बहुत ही अनस्टेबल किंग है। अनस्टेबल वो भी अपने खुद की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने अनस्टेबल किया है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पॉलिसीज ओनली, कि आप इतने ज्यादा अनस्टेबल है। तो 1540 से लेकर 1555 तक इंडिया में शेरशाह सूरी का जो रूल है वो होता है। एक एक करके मैं पॉइंट सर लिख रहा हूं फिलहाल। तो अभी आपके पास नोट्स नहीं मिलेंगे मुगल एम्पायर के। इससे पहले तक एंशियंट के हम लोग दे चुके हैं। मुगल एम्पायर और पूरा की पूरा जो दिल्ली सल्तनत है वो अभी रेडी हो रहा है। तो तब तक के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो आप हेडिंग डाल दीजिए मुगल एम्पायर, और बाकी सब बच्चे जो ऑनलाइन है, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज राइट योर प्रॉब्लम एंड योर डाउट्स। इन 1550 नहीं, शेरशाह सूरी तो 1546 के आसपास मर जाता है। उसके बाद उसके सक्सेसर रूल कर रहे हैं। बट हुमायूं की हिम्मत उनके सक्सेसर से भी लड़ने की नहीं हो रही है। तो एक वीक सक्सेसर का वेट कर रहे हैं हुमायूं इस समय। और वो 1555 में हुमायूं को एक चांस मिलता है। कहा जाता है कि हुमायूं बहुत ही अनफॉर्चुनेट किंग है, क्योंकि 1556 में भी बहुत ही सस्ती डेथ मरता है ये। जैसे क्या होता है कि हुमायूं 1536-37 के आसपास एक सिटी बनवाते हैं, और उसमें एक लाइब्रेरी बनवाते हैं, क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था। और 1556 में इसी लाइब्रेरी की स्टेयर्स से गिरने के बाद हुमायूं डाइड। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई बड़ा ही मुश्किल था हुमायूं का। मतलब ठीक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट किंग इसलिए कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं कि हुमायूं ने इंडिया में किया क्या। सबसे पहली बात, आफ्टर बिकमिंग द बादशाह हुमायूं डिवाइडेड द मुगल एम्पायर।
हुमायूं डिवाइडेड द मुगल एम्पायर among his brothers. अब किसको क्या क्या मिलता है एक बार वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बात हुमायूं को करने के लिए बाबर ने ही बोला था कि भाई आप जो है वो प्लीज अपने एम्पायर को डिवाइड कर दीजिए। कहा यह जाता है कि हुमायूं का ये डिवीजन करना, अपने एम्पायर को इस तरीके से बांटना एक सबसे बड़ा ब्लंडर था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसा कर रहे थे तो ऐसे में होता क्या है ना कि भाइयों की जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अगर राजा इतना वीक है तो कल को हम उसको और दबा सकते हैं। तो शायद ये हुमायूं के वीक जो करेक्टर है उसको बहुत ज्यादा पोर्ट्रे कर देता है। तो हुमायूं के किस भाई को क्या क्या मिला मैं वो बता दूं। हुमायूं का एक ब्रदर था कामरान, ब्रदर कामरान। दिस मैन वॉज गिवन काबुल एंड कंधार। काबुल एंड कंधार, काबुल कंधार दोनों ही आज की डेट में अफगानिस्तान में है। तो ये मान के चलिए कि अफगानिस्तान के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो आपने अपने ब्रदर कामरान को दे दिए। उसके बाद बात करते हैं मिर्जा अस्करी। नेक्स्ट ब्रदर इज मिर्जा अस्करी। मिर्जा अस्करी वॉज गिवन संभल। ये एरिया राजस्थान में है। ही वॉज गिवन संभल, BHALN। ही वॉज गिवन संभल। सो ब्रदर कामरान, मिर्जा अस्करी, एंड द थर्ड वन इज हिंडाल। हिंडाल को आपने अलवर दे दिया। अलवर भी राजस्थान में है। तो इस तरीके से अपने एम्पायर को हुमायूं ने डिवाइड किया। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि हुमायूं अपने गुजरात कैंपेन में बहुत ज्यादा बिजी हो गया था, और उसी बीच में अगर थोड़ा सा पहले देखें तो हुमायूं जो है वो एक सिटी बनवाते हैं क्योंकि इनको पढ़ने का बहुत शौक है। और इसी सिटी में हुमायूं ही लेड द फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी। तो 1533 में, इन 1533 हुमायूं बिल्ट अ सिटी नियर दिल्ली। और दिल्ली के पास में जो ये सिटी थी, इट वॉज कॉल्ड दीन पना। दीन पना नामक एक सिटी बनाते हैं हुमायूं 1533 में। और इसी दीन पना में एक लाइब्रेरी बनती है। एंड द लाइब्रेरी विच ही बिल्ट वॉज कॉल्ड शेर ए मंडल, वेयर ही ऑल्सो बिल्ट अ लाइब्रेरी। दैट इज शेर ए मंडल। तो सभी मुगल बादशाहों में से हुमायूं वॉज द मोस्ट एजुकेटेड वन। और ये मैं अपनी हर क्लास में बोलता हूं कि एजुकेशन डिसाइड नहीं करती है कि आप कितने अच्छे राजा बनेंगे। अल्टीमेटली डिवाइड करता है, सॉरी डिसाइड करता है कि आप कितने अच्छा चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या होता है, अब हुमायूं फॉट द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स ऑफ हिज लाइफ। ही फॉट टू बैटल्स विद एन अफगानी सरदार ऑफ सासाराम। अब बिहार में एक जगह है सासाराम, वहां पे रहने वाला एक अफगानी सरदार, उसके साथ हुमायूं दो बैटल लड़ता है। और ये अफगानी सरदार शेर शाह सूरी है। दिस मैन इज शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के साथ दो बैक टू बैक बैटल्स, और दोनों बैटल में हुमायूं वॉज डिफीटेड। कब कब ये बैटल हुआ था, एक तो बैटल लड़ता है 1539 में, एंड दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ चौसा। दूसरी बैटल ही फॉट इन 1540, एंड दिस इज कॉल्ड बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ बिलग्राम। और कभी कभी बैटल ऑफ बिलग्राम को बैटल ऑफ कन्नौज भी कह दिया जाता है। कन्नौज जो फेमस है परफ्यूम्स के लिए, यही कन्नौज जहां से अखिलेश यादव इस समय सांसद है।
तो बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज, दोनों बैटल आप शेरशाह सूरी से लड़ते हैं। इन बोथ द बैटल्स हुमायूं वाज डिफीटेड। हुमायूं वाज डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू लीव इंडिया। हारने के बाद अब आपको भारत छोड़ के भी जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको वो भारत में छोड़ दे रहे हैं। एंड नाउ दिस मैन इज आउट ऑफ इंडिया फॉर 15 डैम ईयर्स। और इन्हीं 15 सालों में इंडिया में सूर एम्पायर स्टेब्लिश करते हैं शेरशाह सूरी। कभी दिल्ली में जाना तो आपको ना ओल्ड आयरन ब्रिज दिखेगा। ओल्ड आयरन ब्रिज के आसपास में थोड़े पुराने से स्ट्रक्चर दिखेंगे। कहा जाता है कि वो पुराने से स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बनाए थे। बट इंपॉर्टेंट, अगर उसके बाद में थोड़ा सा और गहराइयों में जाए तो वो पुराने स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में शेरशाह सूरी के समय के बने हुए हैं। कभी अगर दिल्ली के जू को घूमने जाएं तो जू से पहले ना आपको एक मॉन्यूमेंट दिखेगा, पुराना किला कह के, ओल्ड फोर्ट। वो पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनाया था। कहा जाता है कि पुराने किले से बहुत बड़ी सी वॉल, मतलब पुराने किले से स्टार्ट होती थी एक वॉल और पूरे दिल्ली के चारों तरफ ये वॉल घूमती थी। मतलब दिल्ली एक फोर्टिफाइड सिटी बना दिया था इसने, चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन वॉल। कभी आपने कभी दिल्ली से ना गाजियाबाद की तरफ जाना, लाइक, तो आपको ना बीच में एक जगह दिखेगी जिसपे दिल्ली गेट लिखा होगा, दिल्ली गेट। और ये दिल्ली गेट केवल गाजियाबाद में नहीं है, दिल्ली गेट बहुत सी जगहों पर है। कहा जाता है कि ये गेट्स वही गेट्स थे जो शेरशाह सूरी की दीवार के अंदर बनाए गए थे ताकि आप दिल्ली फोर्टिफाइड सिटी में एंटर कर सकें। अजमेरी गेट भी आपको दिखेगा कश्मीरी गेट के पास। तो ये सारे गेट्स वही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जब शेरशाह सूरी सूर एम्पायर बनाते हैं तो दिल्ली को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि 15 सालों तक हुमायूं को इंडिया छोड़ के जाना पड़ता है, और इसी टाइम पीरियड में 1542 में हुमायूं वॉज मैरिड। हुमायूं ही वॉज मैरिड टू हमीदा बानो बेगम। और 1542 में ही हुमायूं, लाइक हमीदा बानो बेगम, ही गेव बर्थ टू हुमायूं, सॉरी, टू अकबर। तो इसी दौरान अगर हम बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड व्हेन हुमायूं वॉज आउट ऑफ इंडिया, in 1542 he was married to Hamida Bano Begum। एंड 1542 में ही हमीदा गेव बर्थ टू अकबर। तो ये सारी चीजें हुमायूं के साथ होने लग रही है। यहाँ पे स्पीकर्स कहाँ लगे? अच्छा, ऊपर वॉल माउंटेड है क्या? आवाज पता नहीं क्यों कर रही है। अब इस दौरान हुमायूं इज जस्ट वेटिंग कि भाई अब ये शेरशाह सूरी जल्दी से टपक ले, तो ये जाएगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कहा जाता है कि अकबर जो है, अकबर ही वॉज बॉर्न इन अमरकोट। अमरकोट उस समय पंजाब में ही आता था। तो कभी बार ना अकबर के ऊपर आरोप लगते हैं कि सर, व्हाट वाज द नेम ऑफ लाइब्रेरी बिल्ड बाय हुमायूं? शेर ए मंडल। लाइब्रेरी का नाम शेर ए मंडल है बेटा। सिमरन जी। चलिए, तो हुमायूं और ही वॉज वेटिंग की, मतलब कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके शेरशाह सूरी बस एक बार मर जाए। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से आप लोगों को इंडिया में दोबारा से मुगल एम्पायर स्टेब्लिश करना है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड शेरशाह सूरी मरते भी हैं और पूरा सूर डायनेस्टी शेरशाह सूरी के सक्सेसर संभालते हैं, बट हुमायूं स्टिल आउट ऑफ इंडिया। और वो वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा वीक सक्सेसर एक बार आ जाए तो मेरा आना बहुत आसान हो जाए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिख सकते हैं कि हुमायूं इज द मोस्ट एजुकेटेड बादशाह ऑफ ऑल। सभी मुगल एम्पायर से सबसे एजुकेटेड अगर कोई है तो वो हुमायूं है। ही इज द मोस्ट एजुकेटेड बादशाह ऑफ ऑल।
अब हुमायूं की बात करते हैं तो इन 1555 he regained the control of India. He regained the control of India and died the very next year. And died the very next year in 1556 after falling from the stairs of his library. After falling from the stairs of his library, he died the very next year. 1556 में हुमायूं तो मर जाते हैं, बट कहा जाता है कि हुमायूं की डेथ के बाद जब अकबर बादशाह बनते हैं तो ही वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड. अकबर बहुत ज्यादा बड़े नहीं है कि वो पूरे मुगल एम्पायर को संभाल ले, बट हुमायूं के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहले ऐसे मुगल बादशाह है जिनका कोरोनेशन 2 बार हुआ था. लाइक एक बार तो कोरोनेशन हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर 1530 में, और दूसरा कोरोनेशन ये 1555 में करवा रहे हैं. तो ही इज द फर्स्ट मुगल बादशाह टू बी कोरोनेटेड ट्वाइस. इनका राज्याभिषेक 2 बार होता है. कोरोनेशन सेरेमनी इनकी 2 बार होती है. तो जैसे कि हमने बोला कि बहुत ही ज्यादा वो है, एजुकेटेड है, बट एजुकेशन डज नॉट डिसाइड कि आप एक अच्छे बादशाह बन पाओगे या नहीं. और ये हुमायूं है. हुमायूं के बाद अब अकबर की बारी स्टार्ट कर लेते हैं, बट अकबर को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी के सूर एम्पायर को एक बार देख लेते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए सूर एम्पायर. वेरी गुड. 1540 टू 1545 ये सूर एम्पायर है. एंड अगर सूर डायनेस्टी की बात करते हैं तो वो इसी दौरान डेवलप हो रही है. जिस समय हुमायूं इंडिया के बाहर है उस समय इंडिया में क्या चल रहा है, तो 1540 से 1555 सूर डायनेस्टी चल रही है. सूर डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर, सबसे पहली बात तो फाउंडर के बारे में बात करते हैं. तो फाउंडर इज शेर शाह सूरी. शेर शाह सूरी एंड ही इज ऑल्सो नोन एज शेर खान. शेरशाह सूरी को अपन लोग शेर खान कहकर भी पुकारते हैं. इसका ओरिजिनल नाम अगर पूछा जाए, लाइक हिज ओरिजिनल नेम, यहां पर ना क्या हो रहा है सर, राजा बनने के बाद अक्सर लोग अपना नाम बदल दे रहे हैं. तो शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम फरीद है. लाइक हिज ओरिजिनल नेम इज फरीद एंड आफ्टर बिकमिंग द किंग ही चेंज्ड हिज नेम टू शेरशाह सूरी. अब इससे पहले गवर्नर है ये सासाराम का, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि सासाराम के पास बैठकर एक आर्मी बना रहा है ताकि हुमायूं को हरा दे. लाइक हुमायूं ये जानता है कि अफगानी एक सरदार है जो एक बड़ी सी आर्मी बना रहा है हुमायूं को हराने के लिए, बट जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में कि हुमायूं चीजों को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पा रहा है. लाइक कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या छोटा सा एक प्रॉब्लम कल को बड़ा रिवोल्ट हो सकता है. हुमायूं इज नॉट एबल टू जज दैट. और उसी बीच में हुमायूं was defeated by this man twice in 1539 and 1540 and this man founded the Sur dynasty in 1540 which went up till 1555. इतना क्लियर होता है जी. उसके बाद बात करते हैं शेर खान. इनको जाना जाता है. अब शेरशाह सूरी कब तक चलते हैं, तो he ruled over the Sur dynasty till 1545. तो मतलब he died in 1545. और इनके मरने का ही तो वेट कर रहा था हुमायूं. बट कहा जाता है कि इनके मरने के 10 सालों के बाद भी, मतलब इनके मरने के ठीक मरते ही नहीं आ गया था ये. मरने के भी 10 सालों के बाद, पूरी प्लानिंग के बाद आता है. ऑल्दो ही रूल्ड ही रूल्ड द सूर डायनेस्टी फॉर जस्ट 5 years, बट कहा जाता है एक्सेलेंट किंग था ये. एक्सेलेंट किंग क्यों था, क्योंकि इसने मिनिस्ट्रीज अपनी बहुत अच्छे से वो करी थी, मैं ये बोल सकता हूं कि अरेंज करी थी. और शेरशाह सूरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा और बहुत ढंग से ऑर्गेनाइज कर लिया गया था. शेरशाह सूरी 2 चीजों के लिए जाना जाता है.
एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस आदमी ने जीटी रोड बनवाई है। लाइक जीटी रोड जो कि आज की डेट में नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 है, जो कि बंगाल से लेकर अमृतसर तक जा रहा है। उस समय ये बंगाल से लेकर लाहौर तक जाता था, लाइक पेशावर तक। तो लाहौर से पेशावर तक की ये, सॉरी, बंगाल से पेशावर तक की जो ये रोड है, ये शेरशाह सूरी ने बनाई है। और ये रोड 4 बड़े बड़े रोड्स को मिलाकर बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल रोड है जो बंगाल से लाहौर तक जा रही है। ये 4 मेजर रोड्स हैं जिसको शेरशाह सूरी ने कनेक्ट किया था। तो दिस मैन इज नोन फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करते हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं दैट ही कंस्ट्रक्टेड द फेमस जीटी रोड। बट जीटी रोड तो इंग्लिश नाम नहीं है क्या? लाइक पर्शियन नेम लग रहा है कहीं से। जीटी रोड का तो मतलब है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ग्रैंड ट्रंक रोड तो नहीं बनवाया होगा इसने उस समय, इसका कुछ नाम और ही होगा। तो ग्रैंड ट्रंक रोड को उस समय कहा जाता था सड़क ए आजम। सड़क ए आजम, दिस वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ जीटी रोड। सड़क आजम को चेंज किया था जीटी रोड ने अंग्रेजों के द्वारा। लाइक ब्रिटिश टाइम पीरियड में एक गवर्नर जनरल मैं आपको पढ़ाऊंगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, जिसकी वजह से वो डलहौजी हिल स्टेशन भी है। लॉर्ड डलहौजी वो है जिसने वो झांसी की रानी का सारा कुछ लूट लिया था। लाइक पेशवा नाना साहिब, उनको पेंशन देने से मना कर दिया था। लाइक लॉर्ड डलहौजी ही वो इंसान है जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट एकदम से हो जाता है। तो उसी लॉर्ड डलहौजी ने सड़क के आजम का नाम चेंज करके जीटी रोड किया था। ठीक है, अब ये जीटी रोड, जैसे कि मैंने बोला कि ये सिंगल रोड नहीं है। ही कंस्ट्रक्टेड दिस रोड बाय ज्वाइनिंग 4 पैचेस। तो ही कंस्ट्रक्टेड द फेमस जीटी रोड बाय इंटरलिंकिंग द 4 पैचेस। तो 4 बड़े बड़े पैचेस को इंटरलिंक करके इसने जीटी रोड बनाई। पहली बात तो जीटी रोड जा कहां से रही है? तो जीटी रोड बंगाल से पेशावर तक है। पेशावर के पास में जगह है मुल्तान। तो मुल्तान तक की ये रोड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा पैच था? सबसे पहला पैच है जो सोनार गांव से जा रहा है। लाइक सोनार गांव टू सिंध। ये सोनार गांव बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, और सिंध पाकिस्तान में चला ही गया। दूसरा पैच जो इसने इस रोड के साथ जोड़ा, वो जा रहा था आगरा से, फ्रॉम आगरा, आगरा टू बेरहामपुर। बेरहामपुर भी वेस्ट बंगाल में है, आगरा यूपी में आ गया। थर्ड पैच विच ही ज्वाइन वाज फ्रॉम जोधपुर, जोधपुर टू चित्तौड़। दिस वाज द थर्ड पैच। एंड द फोर्थ पैच वाज लाहौर टू मुल्तान। लाहौर टू मुल्तान। So he constructed the famous GT road सड़के आजम by interlinking the 4 patches. These are the 4 patches which he joined. तो अगर बात करते हैं जीटी रोड है क्या, तो जीटी रोड उस समय सोनार गांव से लाहौर जा रही है। या टू बी वेरी प्रिसाइज, सोनार गांव टू पेशावर। तो इस सोनार गांव से पेशावर तक की रोड को इसने इन 4 पैचेस को आपस में जोड़ के कनेक्ट किया, ताकि ऐसा ना हो कि आप सीधा बंगाल से पाकिस्तान ही निकल रहे हैं। बीच में और भी बहुत से एरियाज आएंगे, लाइक आपके पास यूपी आएगा, राजस्थान होती हुई ये रोड निकाली गई। और आज की डेट में दिस इज नेशनल हाईवे नंबर 1 एंड नेशनल हाईवे नंबर 2। उसके बाद बात करते हैं शेरशाह सूरी के टाइम पर कॉपर कॉइन चलाए गए थे, और उन कॉपर कॉइन्स को दाम कहा जाता था। तो ही सर्कुलेटेड अ न्यू कॉपर कॉइन कॉल्ड दाम। तो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, सॉरी अचीवमेंट, ही मिंटेड अ न्यू कॉपर करेंसी, अ न्यू कॉपर करेंसी कॉल्ड दाम। तो दाम के नाम से एक कॉपर करेंसी इसने इंट्रोड्यूस करी थी।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग कहा जाता है कि आई डोंट गिव अ दाम ड्यू टू इट्स स्मॉल वर्थ। ये एक लाइन बोलते थे शेरशाह सूरी अक्सर, क्योंकि दाम एक बहुत छोटी करेंसी थी, तो वो कहा जाता था कि अगर आप दाम भी नहीं कमा सकते हैं तो आप वर्थलेस। तो इन्होंने बोला आई डोंट गिव अ दाम बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वर्थ। कभी कभार पूछा जाता है ये फ्रेज किस रूलर ने यूज किया है, तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो अक्सर ये अपनी करेंसी के लिए यूज करते थे, लाइक आई डोंट गिव अ दाम ड्यू टू इट्स स्मॉल वर्थ। आई डोंट गिव अ दाम ड्यू टू इट्स स्मॉल वर्थ। ये अक्सर शेरशाह सूरी एक फ्रेज है जो बहुत यूज किया करते थे। शेरशाह सूरी के मरने के बाद तो ये मान के चलो कि पूरा की पूरा जो डायनेस्टी है, जो सू डायनेस्टी है, इट ऑल डिस्ट्रॉइड। शेरशाह सूरी एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला दो चीजों के लिए जाने जाते हैं शेरशाह सूरी। तो ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत। दिस मैन स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत। अब ये पट्टा कबूलियत क्या होता है? यार पट्टा एक तरीके से एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट का मतलब ये समझ लीजिए कि सपोज करो कि आपने मुझे रेंट पे करना है। अब आप मुझे कितना रेंट पे करेंगे वो मैं पट्टे में लिख लूंगा। ठीक है कि आपको हर महीने का मुझे इतना रेंट पे करना है, एंड इफ यू एक्सेप्ट इट देन यू साइन इट। और वो एक्सेप्टेंस कबूलियत है। तो उसका मतलब है रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन किया इस आदमी ने कि मुझे किस एरिया से कितना टैक्स मिलेगा। रिटर्न रिकॉर्ड बहुत जरूरी है यार, क्योंकि अगर आप रिटर्न रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं ना, ऐसे में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। मतलब आपके सक्सेसर्स भी कभी धोखा नहीं खाएंगे कि फादर के टाइम पर कितना पैसा आया करता था, कहां कहां से। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं टैक्स वसूल रहा हूं और मेरे मरने के बाद मेरा बेटा गद्दी पर बैठ रहा है ना, तो ही विल नेवर नो मतलब किस इंसान से कितने कितने पैसे लेने हैं, इफ आई एम नॉट मेंटेनिंग अ रिटर्न रिकॉर्ड। तो दिस मैन मेंटेन रिटर्न रिकॉर्ड, जिसकी वजह से कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। देखो, अगर मैं आज अपनी जिंदगी में बहुत वेल ऑर्गेनाइज हूं ना, मैं चीजों के बारे में बहुत पर्टिकुलर लूं, आई कैंट एक्सपेक्ट दैट सेम थिंग फ्रॉम माई सन। और ये कभी नहीं हो सकता है। लाइक हम प्रॉब्लम हमारी क्या है कि जैसे हम है ना, हम ऐसा ही डील करते हैं अपने बेटों के साथ भी, कि तुम भी शायद ऐसा ही बनोगे। क्या पता वो तुमसे बेहतर बने, क्या पता वो तुमसे बेकार ही जाए। मतलब 90% तो देखो चांसेस होते हैं बेकार ही जाएगा, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके फादर ने कितनी मेहनत करी है। और यही है शेरशाह सूरी के साथ भी। ही वॉज अ डैम स्मार्ट गाय, बट आफ्टर हिज डेथ इसकी स्मार्टनेस आगे कंटिन्यू नहीं होती है। स्मार्टनेस एक लेगेसी की तरह आगे इसके सक्सेसर्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसलिए देखा जाता है कि शेरशाह सूरी की डेथ के बाद द सू डायनेस्टी स्टार्टेड शैटरिंग लाइक द कासल ऑफ द कार्ड। इसमें से एक कार्ड निकालो, पूरा कासल धड़ाम से नीचे। कुछ इसी तरीके से शेरशाह सूरी के साथ हो रहा है। शेरशाह सूरी के मरने के बाद आप नहीं संभाल पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से एम्पायर को मैनेज करें, क्या करें। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने आपको बोली, कि ही वॉज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। इसके टाइम पर लैंड सर्वे किया जाता था, रेवेन्यू को ऑर्गेनाइज करके लिखा जाता था कि कहां से कितना रेवेन्यू आना है। ये सब कुछ शेरशाह सूरी अपने टाइम पीरियड में कर रहा है। तो शेरशाह सूरी के मरने के बाद इसका पूरा एम्पायर भी खत्म हो जाता है, एंड द सक्सेसर्स ऑफ शेरशाह सूरी रूल्ड ओवर इंडिया अप टिल 1555। और ये हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है कि 1555 के बाद तो हुमायूं ही आ जाते हैं। और हुमायूं की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है कि हुमायूं के जाने के बाद अब अकबर आ रहे हैं। तो अब शेरशाह सूरी का ये अंपायर तो खत्म हो गया है, एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू अकबर। अकबर को ग्रेट अकबर कहा जाता है क्योंकि भाई इनकी पॉलिसीज भी बहुत ग्रेट है, और बहुत कुछ किया है अकबर ने। अगर हम बात करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में, 1556 से लेकर 1605 तक जो अकबर है ये अपनी गद्दी पर बैठे रहते हैं। तो द नेक्स्ट एम्पायर इज अकबर, sorry, emperor is Akbar, and the Akbar he ruled from 1556 up till 1605. जब ये राजा बने he was just 13 years old.
तो कोरोनेशन के टाइम पीरियड में जब ये राजा बनाए जा रहे थे तो ही वॉज जस्ट 13 years old। और हुमायूं के साथ भी तो ऐसा ही हुआ ना। हुमायूं के साथ भी क्या हुआ भाई, हुमायूं जो था वो चीजों को बहुत लाइटली लिया करता था। तो कहते हैं लोग कि यार जो हुमायूं है इसलिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को इंडिया से भगा दिया 15 सालों के लिए। लोगों ने अकबर के बारे में भी ना यही एक्सपेक्ट किया था कि अकबर भी शायद चीजों को उतना सीरियसली नहीं लेता होगा जैसे इसके फादर नहीं ले रहे थे। तो हो सकता है कि अकबर को भी हराना, इंडिया से भगाना बहुत इजी है। तो कहा जाता है कि लाइक 1556 ही बिकेम द बादशाह। 1556 में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हो जाती है विच इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। एंड सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता ही इसलिए है क्योंकि लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अकबर को कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके फादर भी नहीं कुछ कर पाए थे, शेरशाह सूरी भी हार गए थे और उनको इंडिया से जाना पड़ा था। तो शायद मैं अकबर को भी हरा सकता हूं। तो ऐसा ही एक शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में रह चुके एक वजीर, वजीर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर कह लो, शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में ये वजीर का काम किया करते थे और नाम है इनका हीमू विक्रम आदित्य। हीमू विक्रम आदित्य को लगता है कि अकबर को तो हराना बड़ा आसान है, 13 साल का बच्चा मेरा क्या ही करेगा। और ये अकबर के टाइम का इंपॉर्टेंट इवेंट 1556 में होता है विच इज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। And the second battle of Panipat was fought between Akbar and Mr. Hemu Vikramaditya. He was a wazir of Sher Shah Suri. अभी दिस बैटल, इन दिस बैटल हीमू विक्रमादित्य वाज डिफीटेड, क्योंकि अकबर तो कभी ये बैटल लड़ ही नहीं रहा था ना। इसको ये नहीं पता कि भाई अकबर का रीजेंट कोई है, लाइक देयर इज समवन हु इज प्रोटेक्टिंग बादशाह अकबर एंड हु इज दैट पर्सन? ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हुमायूं एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ मुगल आर्मी एंड हिज नेम इज बैरम खां। आप अकबर से नहीं लड़ रहे हो, आप एक्चुअली में बैरम खां से लड़ रहे हो। और बैरम खां तो एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें जिंदा मतलब तुम्हारे 4 टुकड़े कर दे। ही इज दैट पर्सन। उसकी मिलिट्री टैक्टिक्स, उसकी वॉर पॉलिसी तुम्हारी वॉर पॉलिसी से कई गुना बेहतर थी। तो कहा जाता है कि दिस बैटल वाज एक्चुअली फॉट बाय बैरम खां बिकॉज ही वाज अ रीजेंट ऑफ अकबर। रीजेंट का मतलब होता है प्रोटेक्टर है अकबर का। अकबर इस समय कुछ भी डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले रहा है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बैरम खां के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो दिस बैटल वाज ऑफ कोर्स वॉन बाय बादशाह अकबर बिकॉज ऑफ बैरम खां। अब अकबर बैरम खां के अंडर कब तक रहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि 13 साल का बच्चा जिसका प्रोटेक्टर बन गया है उनके फादर का फ्रेंड बैरम खां, तो कहीं ना कहीं फादर के फ्रेंड में करप्शन आएगा। हम वो कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं सोच रहा होगा बैरम खां भी, यार ये तो बच्चा ही है, इसको तो क्या ही पता, इसको तो मैंने ही बड़ा किया है। तो आओ एक अच्छा सा टाइम पीरियड देखकर अकबर को मतलब खत्म ही कर देते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा जरूर बैरम खान ने भी सोचा होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो आप लोगों को लिखना है वो है 1556 से लेकर 1560 तक। फ्रॉम 1556 टिल 1560, 1556 टिल 1560 अकबर रिमेन्ड अंडर द रिजेंसी ऑफ बैरम खान। अकबर रिमेन्ड अंडर द रिजेंसी ऑफ बैरम खान। अकबर रिमेन्ड अंडर द रिजेंसी ऑफ बैरम खान। He remained under the regency of बैरम खां। तो आप बैरम खां के अंडर ही रहते हैं। अकबर, जैसे कि मैंने बोला, ही वॉज बॉर्न इन 1542, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। और हमीदा बानो बेगम अकबर की मदर है। एंड वेयर ही वॉज बॉर्न, तो ही वॉज बॉर्न इन अमरकोट। अमरकोट उस समय पंजाब में ही आता था। तो अकबर को यह बोलना कि सर आप तो इंडियन है ही नहीं, गलत होगा, क्योंकि अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ है और अमरकोट उस समय पंजाब का ही पार्ट था, या ये कह लो इट वॉज द पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडिया, क्योंकि उस समय भारत अखंड भारत था। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भारत के बहुत से पोर्शंस थे। तो अकबर एक ग्रेट किंग माना जाता है। और ग्रेट अकबर क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत से काम करे हैं इसने जो उसकी ग्रेटनेस को सपोर्ट करते हैं। कहा जाता है कि ना उस समय कुरान कुरान की बात करें अगर हम लोग, तो कुरान के अंतर्गत अगर एक राजा मुस्लिम राजा है, मतलब मान के चलिए कि अगर एक राजा जो है वो इस्लाम को फॉलो करता है,
और उस एम्पायर की बात करें, जिस एम्पायर का वो राजा है, अगर उस एम्पायर में कोई नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन है, जैसे सपोज करो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक किंगडम हो गया, किंगडम तो नहीं कह सकता हूं मैं, स्टेट है, इस्लामिक स्टेट है। अब इस पाकिस्तान नामक इस्लामिक स्टेट में सारे तो मुस्लिम नहीं होंगे ना, कुछ तो हिंदू भी होंगे, कुछ तो जैनी भी होंगे, कुछ तो बुद्धिस्ट भी होंगे, कुछ शायद क्रिश्चियंस भी होंगे। तो भाई हर कंट्री में होते हैं। तो अगर कोई इस्लामिक स्टेट है और उस इस्लामिक स्टेट में रहने वाली जनसंख्या, कुछ कुछ जनसंख्या अगर नॉन इस्लामिक है, तो कुरान ऐसे लोगों को जिम्मी बोलता है। जिम्मी का मतलब होता है कि भाई बादशाह को आप लोगों को बचाने के लिए अलग से कोशिशें करनी पड़ेंगी। Like the Badshah will have to put in extra efforts in order to save the non-Islamic population in a Islamic state. बिल्कुल हो सकता है, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेगी तभी हिंदू बचेंगे उनकी कंट्री में, नहीं तो भाई कितना ही टाइम लगेगा उनको मारने में और या भगाने में। ये अक्सर होता है। तो अब क्योंकि राजा आपको बचाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पे कर रहा है, तो राजा के एक्स्ट्रा एफर्ट का कुछ तो दोगे आप। भाई किसी के एक्स्ट्रा एफर्ट के बारे में या उसके बदले में कुछ तो पे करोगे आप। और कुरान बोलता है कि नॉन इस्लामिक लोग अपनी प्रोटेक्शन के बदले राजा को जो टैक्स पे करेंगे वो जजिया होता है। दैट टैक्स इज कॉल्ड जजिया। ठीक है। और उसके अलावा आपकी उस कंट्री में बहुत से पिलग्रिमेज सेंटर्स भी तो होंगे जहां पर आप जाते हैं, मत्था टेकते हैं। तो वो पिलग्रिमेज सेंटर्स तक की रोड राजा बना भी रहा है, मेंटेन भी कर रहा है। तो यार जब आप जाओगे अपने पिलग्रिमेज सेंटर, तो कुछ तो उसके लिए भी पे करोगे ना, राजा तो खर्चा कर ही रहा है। तो उस समय ना अकबर के टाइम पीरियड में हिंदुओं से दो तरह के टैक्स लिए जाते थे। एक तो था जजिया, क्योंकि राजा इज प्रोटेक्टिंग यू, एंड द सेकेंड इज कॉल्ड पिलग्रिमेज टैक्स, क्योंकि आप उस किंगडम में अपने अपने पिलग्रिमेज साइट्स पर जा रहे हो और सेफली जा पा रहे हो, कोई आपको रास्ते में लूट नहीं रहा है। आज देखो ना, जैसे सरकार की रोड बनाती है, तो उस रोड को यूज करने के लिए टोल टैक्स तो आपसे लेती है ना सरकार। क्यों लेती है टोल टैक्स? क्यों? क्योंकि सरकार ने तो इन्वेस्टमेंट करी है ना। अब देखा जाए तो टोल टैक्स लेना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स तो हम ऐसे भी पे कर रहे हैं। तो ये टोल टैक्स फिर सरकार ले किस ले रही है? क्योंकि ये सारे फ्लाईओवर्स ना पीपीपी पार्टनरशिप में बनते हैं, लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फ्लाईओवर्स बनाती प्राइवेट कंपनीज है, सरकार ने तो बस जमीन दी है। लाइक जमीन सरकार ने दी, पैसा लगाया प्राइवेट सेक्टर ने। अब प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाएगा तो बिना रिटर्न के तो वो भी पागल नहीं है, उसको भी कमाई चाहिए। तो इन सभी फ्लाईओवर्स में टोल टैक्स तब तक लगते हैं जब तक प्राइवेट सेक्टर के लगे हुए पैसे वो रिकवर ना कर ले। जैसे मुझे याद आ रहा है ना, आज से तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 से 8 साल पहले, नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया, 8 साल पहले, शायद 9 साल पहले, गुरुग्राम जाने का टैक्स देना पड़ता था, लाइक टोल टैक्स देना पड़ता। एमबीएंस मॉल देखा गुड़गांव का? नहीं। आ, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर ही एमबीएंस मॉल है, तो एमबीएंस मॉल गुड़गांव की टेरिटरी में आता है। तो एमबीएंस मॉल से पहले ही ना टोल नाके लगे दिखेंगे आपको। अब तो हटा दिए खैर इन्होंने, अभी पिछले साल ही हटाए हैं। तो वो ऑपरेशनल थे आज से 9 साल पहले। तो कोई भी कम्यूटर अगर दिल्ली से गुड़गांव जाता था तो उसको वो टोल टैक्स पे करना पड़ता था, और वो काफी सालों से पे करना पड़ रहा था। तो जिस कंपनी ने वो फ्लाईओवर बनाया था, लाइक इन 2012 आई गेस, नहीं तो 14 के पास, दैट कंपनी कंप्लीटेड द लॉस एंड अर्नड आउट ऑफ इट। मतलब पूरे प्रोजेक्ट से पैसा कमा लिया उसने, जितना उसने लगाया उससे ज्यादा कमा लिया। तो उस कंपनी ने बोला कि भाई अब हम ये टोल टैक्स वेकेट कर रहे हैं, अब अगर सरकार को टोल टैक्स वसूलना है तो वो आ जाइए, हमारी कंपनी जा रही है। गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम भी क्यों लेंगे यार। अब सरकार तो अच्छे के लिए ही काम करती है, लाइक सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो सरकार का एम होता नहीं है। तो सरकार ने बोला सर हम भी नहीं लेंगे, और तब से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं, अभी गुड़गांव में टोल टैक्स नहीं लग रहा है। तो ऐसे सारे ही टोल टैक्स प्लाजाज होते हैं जहां पर टोल टैक्स ले रही है इस समय सरकार, तो वो एक्चुअली में सरकार नहीं ले रही है, वो प्राइवेट कंपनी ले रही है जिसने वो फ्लाईओवर बनाया है। बट अब आपको पता कैसे लगेगा कि उस प्राइवेट कंपनी का लॉस पूरा हो गया या नहीं? क्या पता तुम्हारा मामू बना दे। तो ये अक्सर होता है यार, यहाँ पर सरकार भी नहीं बताती है लोगों को कि इस प्राइवेट कंपनी का काम पूरा हो गया है तो अब हम टैक्स वसूल रहे हैं। कम से कम 2-3 सालों तक तो सरकार लपेट लेती है आप लोगों को कि कुछ पैसा हम भी कमा लेते हैं यार इसमें से। तो अब ये ज्यादा क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि अगर मीडिया रिपोर्ट सामने आ गई ना तो फिर सरकार का भांडा वांडा फूट जाता है, तो थोड़ी सी ना एक बैड इमेज सी डेवलप हो जाती है, इसलिए सरकार को ज्यादा करती नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर 1556 की बात करें, पानीपत की बैटल में अकबर तो जीत गया, बट अकबर नहीं था, वो बैरम खां था।
1556 से लेकर 1560 के बीच में अकबर चलता है बैरम खां की रेजेंसी में। बैरम खान रेजेंसी। अकबर इंडिपेंडेंट राजा बनता है 1561 में, और अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वो स्टेप्स जिसकी वजह से अकबर ग्रेट बादशाह कहलाता है। लाइक व्हाई अकबर इज कॉल्ड ग्रेट। इंपॉर्टेंट स्टेप्स, अगर मैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करता हूं तो अकबर ने क्या क्या चीजें अपनी किंगडम में करी, तो आइए वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं अकबर 1563 में। 1563 अकबर अबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स। अकबर अबॉलिश्ड पिलग्रिमेज टैक्स। 1564 नेक्स्ट ही साल अकबर अबॉलिश्ड जजिया। तो कहीं ना कहीं अकबर की ना एक गुड इमेज सबके सामने आ रही थी। लाइक अकबर जो है वो ठीक है, अच्छा राजा है, वो केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में नहीं सोच रहा है। बट यहाँ पर देखा जाए तो अकबर की वाइफ की वजह से होता है ये सब कुछ। लाइक अकबर की वाइफ हरकाबाई है, जोधाबाई नहीं है। जोधाबाई अकबर की डॉटर इन लॉ है, लाइक जहांगीर की वाइफ है। तो प्लीज ये मत बोलना कि नहीं सर हमें जोधा अकबर में तो ऋतिक रोशन के साथ हमने ऐश्वर्या राय को ही देखा था। तो इसके ऊपर ना कुछ ज्यादा फैक्ट्स नहीं है हमारे पास। दो राजा है ये मान के चलिए, अकबर और उनका बेटा जहांगीर, दोनों की रानियां राजपूत है। लाइक दोनों की क्वीन जो है वो राजपूत क्वीन है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है लाइक कौन किसकी है। तो अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर की हरकाबाई, और अगर हम बात करते हैं जहांगीर की तो ही इज लाइक मैरिड टू जोधाबाई। अब विकीपीडिया की बात करते हैं तो विकीपीडिया तो हरकाबाई को ही जोधाबाई बता दे रही है। लाइक विकीपीडिया को आप ऑथेंटिक सोर्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि विकीपीडिया ना आप ही के द्वारा दी गई जानकारियों को ही वो कंपाइल करता है और बताता है कि भाई ठीक है क्या है क्या नहीं है। तो अगर यहाँ से जब आपको स्लाइड्स वगैरह मिलेंगे तब आपको अकबर का कैंपेन बताया जाएगा कि अकबर ने कौन से टाइम पीरियड में किसे कैप्चर किया। लाइक 1561 में मालवा इसने कैप्चर किया, 1572 में ही कैप्चर्ड गुजरात, 1574-75 ही कैप्चर्ड बिहार एंड बंगाल। तो ये सब चीजें जो है ये नहीं पूछी जाती है आप लोगों से, बट क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको लिख कर देना ही है तो यहाँ पर लिखा होगा। जो भी सारी चीजें हैं वो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, बट मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस डाल दूं। तो इसके बाद अकबर अब क्या कर रहा है, 1564 तक तो चलिए अकबर ने सारी चीजें करी। उसके बीच में लिख लीजिए 1576। 1576 अकबर फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 1576 अकबर फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का ये वॉर लड़ा था अकबर ने राणा प्रताप के साथ, महाराणा प्रताप। तो दिस वाज महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। एंड हु वाज महाराणा प्रताप? ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ का राजा हुआ करता था। एंड कहा जाता है कि लाइक इन दिस बैटल अकबर बिकेम विक्टोरियस, लाइक ही वॉन द बैटल। महाराणा प्रताप वाज डिफीटेड, तो ही वॉन द बैटल। बट अब ना, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो बहुत से लोग ना बैटल ऑफ हल्दी घाटी को बिल्कुल खोद खोद के निकाल रहे हैं कि सही में महाराणा प्रताप हारे थे क्या। तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप वो सीवियरली वाउंडेड, मतलब घायल थे, एंड ही वाज इन अ गुफा लाइक इन अ केव, बट ही वाज नेवर डिफीटेड। इट वाज अकबर हु वाज डिफीटेड। तो अभी तक तो हमें नहीं पता कौन हारा। देखो अपन तो मान के चल रहे हैं कि अभी एनसीआरटी जो बोल रही हैं हमें वही फॉलो करना है बाय हार्ट। तो एनसीआरटी आर सेइंग बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर जीता था। 1575 में अकबर ने एक और काम किया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है 1575, एंड इन 1575 अकबर बिल्ट इबादत खाना। 1575 अकबर बिल्ट इबादत खाना। इबादत खाना को आप लोग प्रेयर हॉल भी कह सकते हैं। इबादत का मतलब होता है जिस जगह पर आप प्रेयर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट 1571 से 1573 के बीच में। 1571 टू 1573 अकबर बिल्ट द सिटी ऑफ विक्ट्री।
Akbar built his new capital, the city of victory. Akbar built his new capital, the city of victory. सिटी ऑफ विक्ट्री को क्या बोलते हैं आप लोग पर्शियन लैंग्वेज में? फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी इसकी नई कैपिटल बनाता है ये अकबर, और फतेहपुर सीकरी में ही है इबादत खाना। तो 1575 जो आप लोगों ने लिखा दैट इज फतेहपुर सीकरी, एंड फतेहपुर सीकरी में ही इबादत खाना है। इसके बाद भाई अगर अकबर की बात करें तो ही वॉज वेरी मच कंसर्न विद कि भाई एक ऐसा रिलीजन डेवलप करते हैं जिस रिलीजन में हिंदू मुसलमान ना हो। देखो ना, आज बीजेपी के ऊपर चाहते हुए भी अपन लोग एक चीज तो लगाते ही है ना कि कम्युनलिज्म बहुत फैलाया सर आपने। लाइक कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में 2014 से देखी जाए तो काफी ज्यादा ऑन द राइज है। लाइक हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। उसी समय अगर हम देखें तो सही में अगर मुस्लिम पॉपुलेशन की तरफ देखा जाए तो वो थोड़े ज्यादा वो हो जाते हैं, मतलब प्रोटेगोनिस्ट हो जाते हैं कि ठीक है यार एक बार बीजेपी को हारने दो फिर बताएंगे। जैसे मुझे याद है योगी इलेक्शंस थे यूपी में, लाइक व्हेन ही वाज गोइंग फॉर द सेकंड टर्म, तब यूपी के कुछ मुस्लिम्स कह रहे थे कि बस एक बार अखिलेश यादव जीत जाए फिर विल शो कि हु वी आर। होता कुछ और ही है। लाइक दिस वाज द फर्स्ट टाइम एवर हैपेंड इन यूपी की एक सरकार दूसरी बार रिपीट हो रही हो, मतलब कभी नहीं हुआ। लाइक अखिलेश सपा जीतती है तो बीएसपी आ जाती है नेक्स्ट ईयर, फिर सपा, फिर बीएसपी, फिर बीजेपी बीच में आती है। तो लाइक ये पहली बार हो रहा था। अब इसके बहुत से रीजंस माने जाते हैं, लाइक अब ट्रिपल तलाक की वजह से क्रॉस वोटिंग हुई थी यूपी में। ट्रिपल तलाक आपने बैन किया था तो मुस्लिम फीमेल वोटर्स जो थे वो सब बीजेपी के फेवर में गए थे। तो बड़ा मुश्किल है यूपी को कंट्रोल करना इस समय भी। आप देखोगे दिल्ली में जब भी कभी प्रॉब्लम्स होती है ना, दो एरियाज ऐसे हैं जो दिल्ली से सबसे पहले भागते हैं। एक तो यूपी भागता है। यूपी कौन सा यूपी? ईस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी ठीक ठाक चलता है, ईस्टर्न यूपी भागता है, बिहार और बंगाल। इन तीनों पोर्शंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो अकबर थॉट कि यार एक ऐसी कैपिटल बनाते हैं जहां से पूरा यूपी, बिहार और बंगाल तक का एरिया तो अपन कंट्रोल कर ले। तो फतेहपुर सीकरी बनाई जाती है। और अकबर क्योंकि हिंदू मुसलमान करवाना नहीं चाहता था तो इबादत खाना इसने बनवाया क्यों था? पहली बात तो आपको बता दूं, इबादत खाना उस जगह को कहा जाता है जहां पर राजा बैठकर इबादत कर सके, लाइक गॉड की आराधना वाराधना कर सके या नमाज पढ़ सके। बट अकबर ये नहीं कर रहा है। अकबर क्या कर रहा है? अकबर सभी धर्मों के एक एक पंडित को बुला ले रहा है। लाइक हिंदू धर्म के पंडित को बुलाओ, एक इस्लाम धर्म के बुला लो, जैनियों के, बुद्धिस्ट के, क्रिश्चियंस के, सभी का एक एक रिप्रेजेंटेटिव बुला लो और फिर सभी में भरवा दो। एक क्वेश्चन के ऊपर शास्त्रार्थ करवा दो सभी में। अब सभी अच्छा अच्छा पॉइंट ही बोलेंगे अपने अपने धर्म के बारे में। सिंपल सी बात है, कोई बुरा क्यों ही बोलेगा। अब जो जो लोग बोलते जा रहे थे लाइक अपने अपने रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी चीजें, अकबर ने वहां पर अबुल फजल को बैठा रखा था। अबुल फजल कौन है? अकबर का ये समझ लीजिए कोर्ट पोइट है, जिसने अकबर की बायोग्राफी भी लिखी है, क्योंकि अकबर तो अनपढ़ है। तो बायोग्राफी भी लिखी है इसने, आईने अकबरी। और अगर हम बात करें अकबर की तो अबुल फजल को बोला गया था कि सर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना लिखते रहना, समरी मेंटेन करते रहो आप कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। और उसी समरी के बेसिस पर अकबर ने ठीक 7 सालों के बाद 1582 में अपना ही एक रिलीजन चलाया, विच इज कॉल्ड दीन इलाही। अकबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन था दीन इलाही। और दीन इलाही क्या था? अकबर ने बोला कि यार जो दिखता है उसकी पूजा करो ना। And in Deen Ilahi, Akbar actually propounded the worship of God, like sun god. सूर्य की या सूर्य को ही सबसे इंपॉर्टेंट भगवान माना गया था इस समय। तो 15 नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है 1582, अकबर propounded a new religion. He propounded a new religion, दीन इलाही। अकबर ने एक विचार भी लोगों के सामने रखा था कि मैं चाहता हूं कि यूनिवर्सल पीस रहे। अकबर हमेशा चाहता था कि जो यूनिवर्सल पीस है वो मेंटेन होना चाहिए, कोई भी इंसान किसी से ना लड़े। तो एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, अकबर प्रोपाउंडेड हिज व्यू ऑफ सुलह कुल। अकबर प्रोपाउंडेड हिज व्यू ऑफ सुलह कुल। सुलह कुल की स्पेलिंग SULH
SULH-I-कुल KUL, सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। और ये यूनिवर्सल पीस जो है ना, सुलह कुल, ये किसके साथ जोड़ा अकबर ने? ये दीन इलाही के साथ जोड़ा। मैं जोड़ सकता हूं क्योंकि दीन इलाही में सारे ही धर्म आ रहे हैं। और अगर अकबर एक एक अच्छा धर्म चला रहा है जिसमें ऑलमोस्ट सारे ही धर्म आ रहे हैं, तो अकबर क्या चाह रहा है? कि कोई कम्युनल पॉलिटिक्स ना करे यार, भाई हर जगह शांति रहे ना। तो सुलेह कुल का जो आइडिया था वो अकबर के दीन इलाही के साथ बहुत बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो इसलिए अकबर को ना आप बहुत ग्रेट किंग कहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें इस भाई ने करी। कहते मतलब कहा जाता है दीन इलाही का पहला जो फॉलोवर था वो कौन था? तो द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ दीन इलाही वॉज राजा बीरबल। राजा बीरबल, जिसका असली नाम तो महेश दास है। लाइक महेश दास राजा बीरबल का असली नाम है, और ये कोई राजा नहीं है यार, ये अकबर के समय के फॉरेन मिनिस्टर समझ लो। तो एडवाइस देते हैं अकबर को। और जितना वो अकबर बीरबल की कथाओं में अकबर को दिखा रखा है ना कि इसमें तो दिमाग ही नहीं होगा, बिल्कुल बकलोल आदमी हो, इतना नहीं है वो। ऐसा नहीं है कि राजा बीरबल ही है जो बहुत अक्लमंद है यार। फॉरेन फॉरेन अफेयर्स इज अ वेरी डिफरेंट पार्ट। कभी कभी होता है आप डोमेस्टिक अफेयर्स में बहुत अच्छे होते हैं, लाइक फॉरेन अफेयर्स आप किसी को नहीं दे सकते ऐसे। अब एस जयशंकर रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो, मोदी गवर्नमेंट भले ही एक एनडीए गवर्नमेंट है इस बार, और इनके पास अपनी खुद की मेजोरिटी नहीं है, बट इन्होंने ये बात पहले से ही क्लियर कर दी थी कि अपन झुकेंगे नहीं, मतलब अपन पुष्पा राज चलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, सीसीएस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स आ जाते हैं, लाइक फिनेंस, रेलवे मिनिस्ट्री, फिर आती है आपके पास होम मिनिस्ट्री, डिफेंस। इन सभी मिनिस्ट्रीज के ऊपर इन्होंने अपने ही मिनिस्टर्स रखे हैं, लाइक जो पहले से चले आ रहे हैं, 15 सालों से जो चले आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया इसमें। क्योंकि इनको लग रहा है कि इस टर्म में भी पॉलिसीज हमारी बदलनी नहीं चाहिए, मतलब ऐसा लगे लोगों को कि ये कंटिन्यूएशन में चला हुआ आ रहा है। तो अब ये तभी हो पाएगा जब मंत्री एक होगा। अगर अब मैं बदल दूंगा तो भाई देखो, मिनिस्टर तो अलग अलग तरीके से सोचेंगे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर शायद भिड़ सकती है इनकी, क्योंकि भिड़नी शुरू हो गई है अब। तो अब आगे चलते हैं, ये तो अकबर का इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया। एक अकबर के बारे में एक चीज और जो हमने अक्सर सुनी है, द नवरत्नाज इन द कोर्ट ऑफ अकबर, द 9 gems इन द कोर्ट ऑफ अकबर। जजिया टैक्स इज मेंशन, पिलग्रिमेज टैक्स इज नॉट मेंशन। जजिया के अलावा 3 टैक्स और है, जकात, खुम्स एंड खजरज। तो these 4 taxes were like deployed for the first time during Delhi सल्तनत। एक राजा हुआ करता था इंडिया में, फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलक के समय ये चारों टैक्सेस लगाए गए थे पहली बार। तो तब से चले आ रहे हैं। अकबर को लगा चलने दो यार, अकबर कोई राजा क्या ही सोच रहा है यार कि कौन सा टैक्स किस लिए है। कहा तो ये जाता है कि जब बीच में अकबर को ये पता लगता है ना अपने फिनेंस मिनिस्टर से। अच्छा, अकबर का फिनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल है, और राजा टोडरमल गजब आदमी है, क्योंकि ये शेरशाह सूरी का फिनेंस मिनिस्टर भी रह चुका है। भाई राजा टोडरमल शेरशाह सूरी का फिनेंस मिनिस्टर भी है, अकबर का भी फिनेंस मिनिस्टर है। तो राजा टोडरमल ये बताते हैं कि सर जनता आपसे खुश नहीं है, और वो बात बिल्कुल सच है कि अकबर वेश बदलकर जनता के बीच में जाते हैं और उनसे पूछते हैं सामान मान लेने के लिए, और जनता बोलती है काय का राजा, कौन सा राजा, हिंदू राजा तो हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये हमारे पर टैक्स लगाता है और मुसलमानों को वो टैक्स नहीं देना होता। तो वाई डू वी लाइक पीपल आर पेइंग द टैक्स? अगर टैक्स ले रहे हो तो सबसे लो ना यार, किसी एक सेक्शन से क्यों ले रहे हो? फिर अकबर ने राजा टोडरमल से पूछा ये कि सही में हम ऐसा टैक्स लेते हैं? तो राजा टोडरमल ने बोला हाँ सर लेते हैं, और देखो बीवी आपकी हिंदू है, और जिसकी बीवी हिंदू हो ना, भट्टे तो देखो बसते ही हैं। तो कहा जाता है कि लाइक अकबर की वाइफ का भी बहुत प्रेशर था कि आप इस्लामिक मैनर में रूल ना करें। तो फिर ठीक है, बीवी के सामने झुकना पड़ता ही है आपको, कोई भी हो। तो अकबर की कोर्ट के 9 जेम्स कौन कौन से हैं? पहला जेम लिखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? ही इज द सन ऑफ बैरम खान। फर्स्ट इज अब्दुल रहीम खाने खाना।
और यहां पे लिख लीजिएगा ही इज द सन ऑफ बैरम खां। नेक्स्ट राजा बीरबल। राजा बीरबल का रियल नेम लिख लीजिए महेश दास। राजा बीरबल के ब्रैकेट में महेश दास भी लिख लीजिएगा। राजा बीरबल सेकंड जन है, राजा बीरबल। और राजा बीरबल के बारे में एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, इज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ दीन इलाही। ही वॉज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ दीन इलाही। नेक्स्ट थर्ड जेम है अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में 2 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। ही इज अ राइटर ऑफ दीन, सॉरी, ही इज अ राइटर ऑफ आईने अकबरी। ही इज अ राइटर ऑफ आईने अकबरी। व्हाट इज आईने अकबरी? बायोग्राफी ऑफ अकबर। Biography of Akbar. And the second thing which he did, he was made the chief Qazi of Deen Ilahi. He was made the chief Qazi of Deen Ilahi. चीफ काजी का मतलब क्या होता है कि देखो हर एक रिलीजन का ना एक प्रोपाउंडर होता है, लाइक मुख्य प्रोपाउंडर जिसकी छवि आपको हमेशा दिखती रहे। तो चीफ काजी बनाया गया था इस आदमी को, अबुल फजल। ही इज अ सेकंड जेम, सॉरी थर्ड जेम। अब्दुल रहीम खान ने खाना, उसके बाद हमने राजा बीरबल पढ़ा, एंड द थर्ड वन इज अबुल फजल। नेक्स्ट तानसेन। तानसेन अब तानसेन के बारे में बात करें तो सभी को पता है भाई, तानसेन बहुत इंपॉर्टेंट सिंगर है। राग भैरवी तानसेन ने ही गाया था। और कहा जाता है तानसेन जब गाया करते थे तब मौसम चेंज हो जाता था। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा बारिश होती थी, अब हमें नहीं पता बारिश होती थी नहीं होती थी, बट हाँ मौसम में कुछ चेंजेस देखे जाते थे कि हाँ भाई तानसेन के गाने की वजह से शायद हो सकता है। नेक्स्ट राजा टोडरमल। राजा टोडरमल कौन है? राजा टोडरमल इज ए फिनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। अकबर के फिनेंस मिनिस्टर है राजा टोडरमल। और फिनेंस मिनिस्टर होने की वजह से भाई इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी, लाइक राजा टोडरमल ने ही एक टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो टोडरमल के बारे में लिख लीजिए, ही इंट्रोड्यूस जब्त सिस्टम, जब्त सिस्टम एंड आईने तहशाला। ही इंट्रोड्यूस्ड जब्त सिस्टम एंड आईने दहशाला। और ये दोनों क्या है पूछा जाए तो ये दोनों टैक्सेशन पॉलिसीज हैं। बोथ ऑफ दीज आर द टैक्सेशन पॉलिसीज। अब इसमें आईने दहशाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब किस इंसान से, किस फार्मर से कितना टैक्स लिया जाएगा कैसे पता करोगे? तो राजा टोडरमल ने बोला कि यार एक काम करते हैं, पहले ना हर किसान से पूछते हैं कि वो पिछले 10 सालों से क्या उगा रहा है। लाइक पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली आप किस चीज की खेती कर रहे हो। तो वो बताएगा कि भाई मैं तो गन्ना किसान हूं, पिछले 10 साल से मैं शुगर केन ही उगा रहा हूं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आप 10 साल पुराने रिकॉर्ड्स निकालेंगे, हर साल शुगर केन क्या क्या रेट बिक रहा था। लाइक मैंने बोला मैं 2014 से गन्ना ही उगा रहा हूं, तो अब क्या करेगी सरकार, 2014 से लेकर 24 तक गन्ने का हर साल क्या प्राइस रहा ये वो कैलकुलेट करेगी। उसके बाद मेरे से पूछा जाएगा कि यार आपका खेत ऑन एन एवरेज कितना गन्ना उगा लेता है। मैंने बोला सर अपन 1000 किलो तो उगा ही लेते हैं, 1000 kg के आसपास तो ऑन एन एवरेज मैं उगा ही लेता हूं। तो अब क्या है कि वो हर साल की प्राइस के साथ मेरे टोटल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा ना कि मैं हर साल इतने का गन्ना उगा रहा हूं। फिर सरकार दिमाग क्या लगाएगी, चलो यार खर्चे वर्चे भी बाहर कर लेते हैं, ये सब चीजें काट कूट कर हर साल तो इतने पैसे ये कमा ही रहा है। ठीक है, तो अब सरकार क्या करेगी, मेरे पिछले 10 साल के रिकॉर्ड का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेगी। हर साल का एवरेज प्रॉफिट निकाला, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो मेरा आया, जो मैं हर साल कमा ही रहा हूं, वो सरकार को पता लग गया कि हर साल तो ये 50,000 रुपए कमा ही लेता है यार, हमने देखा अगर ये इतना उगा रहा है तो। अब आईने दहशाला क्या बोलती है, 10%, 10% ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट विल बी द टैक्स। आईने दहशाला, दहशाला का मतलब 10% है।
10% ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट, तो उसको टैक्स की तरह लगा दिया जाता था कि पिछले 10 सालों में भाई आपका एवरेज प्रॉफिट कितना रहा, उसका 10% आप हमें एनुअली टैक्स देंगे। दिस इज नॉट मंथली, एनुअल टैक्स है ये, ठीक है। तो 10% ऑफ योर एनुअल ऑफ योर एवरेज प्रॉफिट, ये राजा टोडरमल ने बताया अकबर को। और जिन लोगों को याद ही नहीं है, भाई कुछ लोग तो बता देंगे पिछले 10 सालों से अपन क्या उगा रहे हैं, जिन लोगों को याद ही नहीं है कि वो क्या उगाते थे, वो तरह तरह की फसलें बदल बदल कर उगा रहे हैं, उन सेंटर्स पे ये लोग जब्त सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते थे। जब्त सिस्टम का मतलब क्या होता था कि जैसे आपके खेत है सामने, ठीक है, मुगल अधिकारी जाएगा और आपको बोलेगा कि यार एक काम करो, 5 एकड़ की जमीन आपकी दिख रही है, इस 5 एकड़ में से ये 2.5 एकड़, सॉरी 2.5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1.5 एकड़ अलग कर दो, इस 1.5 एकड़ में जो फसल उगाओगे ना आप, वो हमारी है। तो इसको जब्ती सिस्टम बोलते हैं। जब्ती का मतलब क्या है कि औसतन अंदाजन आपने अंदाजा लगा लिया कि चलिए इतना पार्ट अलग कर दीजिए, ये मेरे को दे दो, इसको जब्त कहते हैं। और जब्त सिस्टम उन एरियाज पर लगाया जाता था जहां पर कोई डेटा नहीं है, या ये कह लो कि डेटा डिफिशियंट है, आपके पास पता नहीं वो पिछले 10 सालों से क्या चीज की खेती कर रहा है। तो ये जब्त सिस्टम है। जब्त और आईने दहशाला दो चीजों के लिए जाने जाते हैं राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल के बारे में ये जरूर लिख लीजिएगा, ही वॉज अर्लियर द फिनेंस मिनिस्टर अंडर शेर शाह सूरी। उसके बाद नेक्स्ट मुल्ला दो प्याजा, ये कोई डिश नहीं है ये मुल्ला दो प्याजा इनका नाम है। मुल्ला दो प्याजा ये नेक्स्ट इनके जेम है। तो मतलब ये लॉ एक्सपर्टीज माने जाते हैं, इस्लामिक थियोलॉजिस्ट है और इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट माने जाते हैं मुल्ला दो प्याजा। मतलब अगर इस्लाम में ना लॉ चलता है, शरीयत लॉ, शायद आप लोग पढ़ेंगे मेरे हिसाब से, शायद कहीं तो पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे, पूरा तो नहीं, बट मेरे को लगता है जहां पर आपका वो मैरिज सिस्टम जब होते हैं ना तब पढ़ाएंगे आपको, हिंदू मैरिज लॉ, शरीयत लॉ, इस्लामिक लॉ। जब इस्लामिक लॉ पर आएंगे ना आप, तब वो बताएंगे आपको कि शरीयत लॉ से डिराइव किया गया है। तो वो शरीयत लॉ है, इस्लामिक लॉ। तो अब क्या होता है ना कि इस्लाम में सारी चीजें शरीयत के हिसाब से ही डिसाइड होती हैं। तो ये इसका काम होता था मुल्ला दो प्याजा का, ये बताना कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ इज दिस करेक्ट और नॉट। तो ये मुल्ला दो प्याजा उस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो मतलब एक वाइज इंसान है, अकबर को अच्छा अच्छा बताता है। उसके बाद अगला है फकीर अजियुद्दीन। नेक्स्ट इज फकीर, AZIAO, फकीर अजियुद्दीन। कितने हो गए जेम? 8। मैम महेश दास राजा बीरबल का ही दूसरा नाम है, ठीक है, ठीक है, राजा टोडरमल, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अब्दुल रहीम खाने खाना फर्स्ट, राजा बीरबल सेकंड है, थर्ड इज अबुल फजल, फोर्थ इज तानसेन, हाँ फोर्थ इज तानसेन, फिफ्थ इज टोडरमल, आपने फिफ्थ लिखा नहीं टोडरमल के सामने, ठीक है, फिफ्थ इज टोडरमल, सिक्स्थ इज मुल्ला दो प्याजा, सेवेंथ इज फकीर अजियुद्दीन, ठीक है। फकीर अजियुद्दीन के बारे में बात करते हैं तो ही वॉज अ रिनाउंड पोइट म्यूजिशियन, मतलब उसका कल्चरल एस्पेक्ट में काफी आगे है फकीर अजियुद्दीन। नेक्स्ट, अब हो गए आपके 7 हो गए ना टोटल, 8वां लिखिए फैजी। नेक्स्ट इज फैजी। फैजी कौन है? ही इज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल, मिस्टर फैजी, ही इज द ब्रदर ऑफ अबुल फजल। और फिर है लास्ट राजा मानसिंह, द लास्ट वन इज राजा मानसिंह। तो ये है अकबर के कोर्ट के 9 जेम्स।
एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बीरबल, अबुल फजल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, फैजी, टोडरमल। हो गए 9। इसके अलावा कुछ भूल तो नहीं रहा मैं? अच्छा, फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन। तो ये हो गया आप लोगों का अकबर। कुल मिलाकर अकबर इतना ही है। इंपॉर्टेंट चीज अकबर के बारे में जैसे कि मैंने बोला वो मैंने पढ़ाई। अकबर के समय का एक टैक्सेशन सिस्टम मैं आपको और बता दूं जो आपने नहीं पढ़ा। ये एक्चुअली में टैक्सेशन सिस्टम तो नहीं है, बट अकबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक फिनोमिना मान सकता हूं कि अकबर अपने कोर्ट्स में मिनिस्टर्स को कैसे डिवाइड करता था। तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर मैं अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में 1571 में एक सिस्टम चलाया था, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड मनसबदारी सिस्टम। तो अकबर स्टार्टेड मनसबदारी सिस्टम। अब ये मनसबदारी सिस्टम क्या है? पहली बात तो मनसबदारी सिस्टम मनसब वर्ड से बनाई गई है, जो कि एक पर्शियन वर्ड है। मनसब, मनसब जिसका मतलब है रैंक। तो अकबर मनसबदारी सिस्टम को यूज कर कर अपने कोर्ट में सभी को रैंक देता था। जैसे सपोज करो कि मेरी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं। अब 50 की 50 बच्चों को अगर मैं रैंक दे रहा हूं, रैंक का मतलब क्या है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है, आपके दिमाग में लगेगा जो रैंक नंबर 1 है शायद वो सबसे ऊपर है। मैं हमको ऐसे ही लगता है। अकबर बोलता था जिसकी रैंक जितनी ज्यादा मेरे कोर्ट में वो उतना ही एलिजिबल है। मतलब हाईएस्ट रैंक वाले इंसान को आप हाईएस्ट दर्जा देंगे या उसकी रेपुटेशन उतनी ही ज्यादा होगी। और जो लोएस्ट रैंक होगी, मतलब यहां पर हाई लो का मतलब क्या है, नंबर्स में जो आगे है, ज्यादा है, वो आगे है। लाइक ही इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिप्यूटेड। जो नंबर्स में कम है, लाइक जो सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट है, तो वो ट्रिपल डिजिट के मुकाबले पीछे है। तो उनको आप लोग ज्यादा रेप्यूटेशन नहीं देंगे कोर्ट में। और सिंपल सी बात है, रैंकिंग सिस्टम के बेसिस पर सैलरी भी बांट सकते हो। लाइक जो ज्यादा रिप्यूटेड है उनको ज्यादा सैलरी देंगे, और जो कम रिप्यूटेड है उनको कम सैलरी देंगे। तो सैलरी सिस्टम भी अकबर ने मनसबदारी सिस्टम से निकाला। तो ये एक अकबर के जमाने का बढ़िया सिस्टम है। 1605 में अकबर की डेथ होती है और सिकंदरा में अकबर का टूम है। लाइक सिकंदरा जो कि आगरा के पास में है। टूम का मतलब होता है राजा मरने के बाद जहां पर सो रहा है। तो ये अकबर का टूम है। अकबर ने कौन कौन सी चीजें बनवाई है, अब इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अकबर के समय बनाई गई है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई है, और फतेहपुर सीकरी में क्या बनाया है मैं वो लिखवा दूं आपको। लाइक व्हाट ही कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कभी देखने जाओगे तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी वहां पर। वैसे गए हो? एक बार तो जाना बनता ही है। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या चीजें हैं एक बार लिखिए। ये फतेहपुर सीकरी में है। पहला तो लिखिए बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा। सेकंड, दीवाने खास। दीवाने खास क्या होता है? चलो ये भी छोड़ो, कभी रेड फोर्ट जाना। रेड फोर्ट तो दिल्ली में ही है, जा सकते हो। रेड फोर्ट पे जाते ही ना सबसे पहले तो आपको वो दरबार दिखेगा। लाइक उसमें पिलर्स होंगे बहुत सारे, और कॉरिडोर जैसा होगा। और उस कॉरिडोर के अंदर घुसोगे ना, तो ऊपर की तरफ बैठने की एक कुर्सी सी लगी होगी, लाइक एक जहां पर राजा बैठा करता था। और ये पूरा की पूरा जो स्ट्रक्चर है वो रेड मार्बल का बना हुआ है। रेड मार्बल का मतलब होता है जहां पर आम लोग जैसे हम और आप जैसे लोग जाकर राजा से मिल सकते थे। एक तो वो दरबार हो गया। एक उस दरबार के ठीक पीछे, रेड फोर्ट में कह रहा हूं मैं, रेड फोर्ट में उस रेड मार्बल के पीछे एक और वैसा ही दरबार बना हुआ है, सेम टू सेम। और वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। व्हाइट मार्बल के इस दरबार को ये दीवाने खास बोलते थे। दीवाने खास का मतलब जहां पर एक इंसान अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलेगा, यही समझ लो कि अपने बिल्कुल खासम खास लोगों के साथ। तो फतेहपुर सीकरी में दीवाने खास आपको देखने को मिलता है। हमें दीवाने आम देखने को नहीं मिला। दीवाने खास कुछ इस तरीके से लिखना है। तो सेकंड चीज जो फतेहपुर सीकरी में मिली दैट इज दीवाने खास। नेक्स्ट, पंचमहल। पंचमहल, जोधा बाईस पैलेस। जोधा बाईस पैलेस। अब ये अकबर ने बनवाया था नहीं। ये इसको बोलते हैं सर, ये मत सोच लेना बीवी है उसकी। और कभी अगर घूमने जाएं तो वहां के कभी जो वो है ना गाइड्स, वो तो कतई मत करना भाई, मेरी पर्सनल एडवाइस है।
गाइस तुम्हें मैम मस्त मस्त चीजें बताएंगे जो तुम भी पहली बार ही सुनोगे। बोलेंगे यहाँ पे जोधाबाई नहाया करती थी, ये उनका कमरा है, अकबर उनको यहाँ से देखा करते थे ऐसे। तो तुम्हें लगेगा ये साला पिक्चर सुना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको आधी चीजें इनको भी नहीं पता होती। ये भी ना विकिपीडिया खोल खोल के तुम्हें बताते रहेंगे, बस थोड़ी थोड़ी चीजें देख देख कर। बाकी तो खुद ही जोड़ लेते हैं, प्रोफेशन में है ना, तो चीजें बनानी तो आती है इन लोगों को। आगे चल रहे हैं। तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? पंचमहल तक। पंचमहल, जोधाबाईस पैलेस, इबादत खाना। इबादत खाना भी फतेहपुर सीकरी में ही है। इसके अलावा अकबर ने कुछ चीजें और बनवाई है। हाँ, फतेहपुर सीकरी छोड़ दीजिए। उसके अलावा अकबर ने और क्या बनवाया? इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, लाहौर फोर्ट एंड रेड फोर्ट ऑफ आगरा। दो रेड फोर्ट है, पता है? रेड फोर्ट दो है, ये तो पता ही होगा। नहीं, एक तो दिल्ली वाला तो है ही है, एक रेड फोर्ट ये यूपी में भी है। वो रेड फोर्ट जो यूपी वाला है वो दिल्ली वाले रेड फोर्ट से थोड़ा कम अच्छा है। बट क्योंकि दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली के रेड फोर्ट की बात ही कुछ और है। आगरा वाला रेड फोर्ट भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है। तो ये दो रेड फोर्ट्स हैं जो दो राजाओं ने अलग अलग समय पर बनवाए हैं। ये कंप्लीट अकबर हो गया। अब चलते हैं अकबर की सबसे बिगड़ैल औलाद की तरफ। नाम है इनका सलीम, जिसको प्यार से लोग जहांगीर जहांगीर बुलाते हैं। जहांगीर नेक्स्ट इंसान है 1605 से लेकर 27 तक ये इंसान राजा रहा। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि एक होता है पीने वाला, जो पीता है रोज रात को, एक होता है बेवड़ा, और एक होता है बेवड़ों का सरदार। ये तीसरी कैटेगरी में आता है। कहा जाता है कि पीने की बहुत गंदी लत है इस आदमी को, बहुत गंदी। और ये अपनी बायोग्राफी खुद लिखता है, मुझे ये नहीं पता इसको लिखने का टाइम कब मिला होगा। बायोग्राफी ये खुद लिखता है और अपनी बायोग्राफी में ये बताता है कि सर, पहले मैं बहुत पिया करता था राजा बनने से पहले, लाइक आई यूज टू ड्रिंक 75-80 कप्स डेली। बट क्योंकि अब बादशाह अकबर तो रही नहीं, तो अब क्योंकि सल्तनत मुझे ही संभालनी है, तो मतलब एक्सट्रीम बर्डन है मेरे शोल्डर्स पर। लाइक आई नीड टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी वन, तो इसलिए मैं अब ना बस 45 कप्स ही डेली पीता हूँ। तो मैंने काफी अपने आप को कंट्रोल किया है। तो ये तो एक तो ये इस चीज में बड़ा प्राउड फील कर रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि इस आदमी की वजह से सिख, जो इंडिया में सिख है और मुगल्स की बनती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो बेटे हैं। लाइक जहांगीर इज हैविंग टू सन्स। फर्स्ट इज खुसरो, सेकंड इज खुर्रम। खुसरो एंड खुर्रम, ही इज हैविंग टू सन्स। इसमें से एक बेटा जहांगीर के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। मतलब वो बोलता है कि सर, भाई पीने के अलावा तो काम नहीं है आपको, तो क्या ही संभालोगे आप? तो आप उतर जाइए, सल्तनत मैं संभालूंगा। तो अब होता क्या है कि जिस बेटे ने जहांगीर के खिलाफ रिवॉल्ट किया होता है ना, उस बेटे को सिखों के पांचवें गुरु, लाइक सिखों में गुरु परंपरा चलती है ना, तो सिखों के पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव खुसरो के हाथ, मतलब खुसरो ने रिवोल्ट किया था तो खुसरो के सर पर हाथ रख देते हैं कि बेटा, जिस चीज के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें सफल हो जाओ। सिंपल सी बात है ना, अगर आप मेरा भी आशीर्वाद लेने आओगे, मैं भी अच्छी चीजें तो बोलूंगा ना, बेटा जुडिशियल जल्दी से पास हो जाए। ऐसा तो बोलूंगा नहीं तुमने मेरे पैर छू बोलो बेटा बेड़ा गर्क हो आपका, जहां जाओ वहां विफलता मिले। ये सब चीजें तो ना बोलने वाली होती हैं यार। एक सिंपल सा आशीर्वाद ही तो देगा ना कोई इंसान। जहांगीर को लगता है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की वजह से खुसरो ने रिवोल्ट किया है। और जहांगीर खुसरो के रिवोल्ट को तो सप्रेस कर ही देते हैं, बट ये सिखों के पांचवें गुरु का मर्डर करवा देते हैं। लाइक दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एक मुगल बादशाह सिखों के किसी गुरु को मार रहा है। और इस वजह से कहा जाता है कि सिख जो है वो बिल्कुल एंटी मुगल हो जाते हैं, कि हमें ये चाहिए ही नहीं। तो आइए बात करते हैं जहांगीर के बारे में। पहला पॉइंट, रियल नेम से शुरू हो जाते हैं। रियल नेम तो इनका है प्रिंस सलीम। प्रिंस सलीम। इसके दो बेटे हैं, खुसरो, सेकंड इज खुर्रम। खुसरो ही ब्रोक द रिवोल्ट। इसमें से खुसरो जो है वो जहांगीर के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू करते हैं।
और खुसरो के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के बाद सिखों के पांचवें गुरु, द फिफ्थ सिख गुरु, गुरु अर्जुन देव वॉज एग्जीक्यूटेड। गुरु अर्जुन देव वॉज एग्जीक्यूटेड। ये जहांगीर के टाइम का कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है। आगे की बात करते हैं जी। तो इतना तो जहांगीर ने करवा ही दिया। जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुके जहांगीरी। लाइक हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुके जहांगीरी, और तुजुके जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है। दिस बुक इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। दिस इज तुजुके जहांगीरी। जहांगीर के टेन्योर को मुगल पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। लाइक जहांगीर टेन्योर इट्स कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स। गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग्स कहा जाता है कि अगर पांच लोग इकट्ठे होकर आ, जहांगीर के सामने कोई एक पेंटिंग बनाए, लाइक पांच पेंटर्स अगर एक पेंटिंग बनाते हैं, तो जहांगीर कैन इजीली पॉइंट आउट कि पेंटिंग का कौन सा पोर्शन किस पेंटर ने बनाया। लाइक इस अव्वल दर्जे का पेंटर था ये आदमी। और सिंपल सी बात है ना, पीने की लत हो तो ऐसे ही शौक होंगे, एक खाली इंसान क्या करेगा। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैं आपको बताता हूं। जब आपको अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर के अंदर एक लाइट नजर आनी शुरू हो जाए ना, लाइक बोलते हैं ना कि नहीं मेरा वाला या मेरी वाली सबसे अलग है, तो ये पहला स्टेप होता है कि बेटा जल्दी कटने वाला है, मतलब कोई ना कोई धोखा देगा ही। जहांगीर के साथ भी ऐसे ही होता है। इनकी वाइफ का नाम है मेहरुनिसा बेगम। मेहरुनिसा बेगम को ये बोलते हैं कि मैडम आप में ना मुझे दुनिया की एक रोशनी नजर आती है। ठीक है, आती होगी। और इस मेहरुनिसा बेगम को ये टाइटल दे देते हैं नूरे जहां। नूरे जहां का मतलब यू आर द लाइट ऑफ द यूनिवर्स, मतलब आप दुनिया को रोशन करती हैं, आप में इतनी रोशनी है। वो तो सूरज को क्या बुरा लगा होगा, मतलब हाँ साले यही तो है। हम तो ऐसे ही आ गए। जहांगीर के वजह से ही अंग्रेज इंडिया में एंट्री मार पाते हैं, क्योंकि अगर ये परमिशन नहीं देता ना उन्हें, तो शायद अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी नहीं लगती। तो कहा जाता है दो अंग्रेज जहांगीर के कोर्ट में बैक टू बैक आते हैं। टू ब्रिटिशर्स विजिटेड हिज कोर्ट, और एक के बाद एक आ रहा है। पहला इंसान जो विजिट करता है, हिज नेम इज विलियम हॉकिंस। पहले थे विलियम हॉकिंस, और विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान का टाइटल दिया था। दिस मैन वॉज गिवन द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान। वजह से ही, विलियम हॉकिंस की वजह से ही अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में खुल पाती है। लाइक ओपन द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन सूरत 1608। अब बाकी सब इलाकों में फैक्ट्रीज खोलने के लिए दूसरा इंसान इसके कोर्ट में जाता है, एंड द सेकंड ब्रिटिशर्स टू विजिट, सेकंड ब्रिटिशर टू विजिट जहांगीर कोर्ट वाज थॉमस रो। थॉमस रो visited Jahangir
इन 1615, 1615 में थॉमस रो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं और इंडिया के अलग अलग जगहों पर फैक्ट्री खोलने की परमिशन ये इंसान मांग लेते हैं। तो सूरत में पहली फैक्ट्री खुलती है, और जहांगीर अगर परमिशन नहीं देता तो शायद सूरत में भी फैक्ट्री नहीं खुल सकती थी। तो ये जहांगीर का कुछ इंपॉर्टेंट फलसफा है। आइए अब जहांगीर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि मन तो नहीं है मेरा, बट ठीक है, इनकी पर्सनल लाइफ है भी बहुत इंटरेस्टिंग। 1611 में इस आदमी की शादी होती है, लाइक इन 1611 ही वॉज मैरिड। और इनकी तो ये पहली शादी है, इनकी वाइफ की दूसरी है, लाइक तीसरी है, सॉरी। तो इन 1611 ही वॉज मैरिड टू मेहरुनिसा बेगम। मेहर उन निस्सा, मेहरुनिसा बेगम, who was given the title of नूरे जहान। और यहां पे नूरे जहां का मतलब हो गया लाइट ऑफ द यूनिवर्स। ये जागीर है, और इसके साथ साथ में नूरे जहां को एक टाइटल और दिया गया था, बादशाह बेगम। तो टाइटल ऑफ नूरे जहां एंड बादशाह बेगम। बादशाह बेगम का मतलब क्या हो गया? देखो उस समय ना राजा का एक तो वाइफ होता नहीं था, एक से ज्यादा ही होते थे। और कभी अगर रेड फोर्ट में जाए ना, तो रेड फोर्ट में जहां पे राजा बैठा करता था, जब उस जगह को देखोगे ना, तो उसके अगल बगल में आपको खिड़कियां नजर आएंगी, जालीदार। लाइक उस समय जालियां भी स्टोन की बनती थी। और खिड़की के अंदर कौन बैठा है, यू गाइस वोंट बी एबल टू पॉइंट आउट। सुबह के समय तो दिखता ही नहीं ना, रात के समय देख सकते हो, रात के समय दरबार बैठता नहीं है। तो उन जालियों के पीछे रानियां बैठा करती थी, लाइक कि आज क्या हो रहा है कोर्ट में, आओ देख कर आते हैं। तो सबसे पहली रानी जो जाली के बिल्कुल बगल में बैठती थी ना, वो बादशाह बेगम होती थी। बादशाह बेगम मतलब द मोस्ट फेवरेट क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। तो नूरे जहां वॉज द मोस्ट फेवरेट क्वीन। तो कहा जाता है कि जब इतनी फेवरेट हो जाए ना कोई रानी आपकी, तो फिर वो आपके दिमाग को भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है। और ये किया भी नूरे जहां ने। नूरे जहान वॉज द फर्स्ट, मैं ये बोल सकता हूँ, रानी जो मुगल बादशाह के जिंदा जी, ऐसा नहीं वो मर गया, मतलब उनके जिंदा जी उन्होंने पूरी चीजों को अपने हाथों में लिया, कंट्रोल किया। और यहां तक कि शाहजहां को भी बहुत हद तक कंट्रोल करके रखती थी। नूरे जहां की मदर जो है वो परफ्यूम बनाना जानती थी। लाइक ये परफ्यूम की जो इंडिया में स्टार्टिंग है, ये नूरे जहां से होती है। लाइक वो जो गोल्ड रोज है, उसकी पत्तियां, वो तोड़ो, उसको पानी में मिलाओ, उबालो, कुछ इस तरीके से वो बनता है। मुझे नहीं पता, बट कन्नौज में आज भी बनता है। तो ये इनकी वजह से है। अब मैं नूरे जहां की बात करूं, तो नूरे जहां एक जुंटा बना के रखती थी। जुंटा का मतलब होता है कि एक पर्सनल ग्रुप। और ये पर्सनल ग्रुप बनाया इसलिए जाता था ताकि जो जहांगीर का दिमाग है ना, उसको पढ़ाया जा सके कि आपको क्या करना है, कल कोर्ट में क्या बोलना है आपको। होता नहीं है कि वाइफ हमेशा हस्बैंड को बोलती रहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, हाँ नकारे आदमी हो तुम, बिल्कुल एकदम, तुम मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लेते हो, देखो सुबह से शाम तक लगी हूं। तो ये सारी चीजें एक आदमी सुन सुन के पक जाता है यार, ठीक है। और ये रिलेशंस में भी होता होगा रात के समय, ठीक है, कि तुम टाइम ही नहीं देते हो, तुम पहले जुडिशरी की प्रिपरेशन कर लो, हम बाद में बात करेंगे। तो ये सब चीजें अब ये जहांगीर के साथ डेली बेसिस पर हो रहा है, ये समझ लो। और जो ये अकेले नहीं कर रही है मैडम, इनके साथ में दो लोग और हैं। तो कहा जाता है ये चार लोग मिलकर इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया करते थे, जिसमें जहांगीर तो बस पपेट ही था। इंपॉर्टेंट डिसीजन तो उनकी वाइफ ले रही है। तो नूर जहां का एक जुमला बहुत फेमस है, नूर जहां क्रिएटेड अ junta टू इन्फ्लुएंस जहांगीर। जहांगीर को केवल इन्फ्लुएंस करने के लिए जुंटा बनाया। जुंटा के मेंबर्स कौन कौन है? पहला, असफ खान। हु इज असफ खान? नूर जहां का ब्रदर। मतलब सारे मायके वाले घुसा दिए जुंटा में। तो ये तो भाई जहांगीर की तो बात लगनी ही थी। नूर जहां ब्रदर। सेकंड, बस
अपनी मम्मी को लेके नहीं आई, बाकी पूरा खानदान घुसा दिया झुंटे में। सेकंड, मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग, ये कौन है? नूरजहां फादर। तीसरी ये खुद हो गई, नूरजहां। एंड द फोर्थ वन इज जहांगीर। इस तरीके से ये जुंटा इंपॉर्टेंट फैसले लिया करता था। यहां पर मिर्जा ग्यास बेग जो नूरजहां के फादर थे, इनको एक टाइटल मिला था, एंड द टाइटल वाज इतिमद उद दौला। तो मिर्जा ग्यास बेग को इतमद उद दौला का टाइटल दिया गया। अब कहा जाता है कि मिर्जा ग्यास बेग के मरने के बाद नूरजहां जो है ना, वो अपने फादर का जो टूम है वो व्हाइट मार्बल में बनवाती है। मतलब ताजमहल के बनने से पहले अगर कोई मॉन्यूमेंट इंडिया में व्हाइट मार्बल में बना है तो वो इतमत उद दौला टूम है। कहा जाता है शाहजहां ने इंस्पिरेशन इतमत उद दौला के टूम से ही ली थी ताजमहल को बनाने के लिए, कि मैं भी संगमरमर का एक पत्थर अपनी फेवरेट क्वीन के लिए बनाऊंगा, जिनका नाम रखा मुमताज महल। तो ये तो हो गया जहांगीर का सब कुछ। जहांगीर के बाद इनका बेटा गद्दी पर बैठ रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन, बिकॉज दिस मैन डाइड इन 1627 एंड आफ्टर 1627 द नेक्स्ट बादशाह टू सक्सीड जहांगीर वाज शाहजहां। द नेक्स्ट वन इज शाहजहां। शाहजहां की बात करें, 1627 ही बिकेम द किंग। ही रिमेन्ड अप टिल 1658। शाहजहां का रियल नेम क्या है? आपको याद है मैंने जहांगीर के दो बेटे पढ़ाए थे, खुसरो और खुर्रम। खुसरो ने तो ब्रोक कर दिया था रिवॉल्ट, और बाद में सप्रेस भी कर दिया था जहांगीर ने। तो खुसरो को बाद में मरवा दिया गया था। जो बचा अब वो खुर्रम बचा। तो प्रिंस खुर्रम इनका रियल नेम है, प्रिंस खुर्रम। और बाद में इनको शाहजहां कहकर पुकारा जाता है। ये जहांगीर के बेटे हैं। और शाहजहां का टेन्योर इज कॉल्ड द टेन्योर ऑफ गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। Like his tenure is called golden age of मुगल आर्किटेक्चर। क्या क्या चीजें इस आदमी ने बनवाई, बात करते हैं। जामा मस्जिद दिल्ली, रेड फोर्ट दिल्ली, ताजमहल दिल्ली और आगरा, ताजमहल आगरा। इसके बाद मोती मॉस्क आगरा। और भी बहुत सारी चीजें। इन चारों चीजों में सबसे बेहतरीन अगर कुछ बनवाया है तो वो ताजमहल है। इसी ताजमहल की वजह से जहांगीर के टाइम, सॉरी, शाहजहां के टाइम पीरियड को आप गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है जी। और जिसकी याद में बनाया गया था ताजमहल, वो इनकी बिलवड वाइफ मुमताज महल थी, हु डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू द 13th चाइल्ड। काफी प्यार करते थे उनसे ये। तो ये मुमताज महल है। हालांकि बोला जाता है कि मतलब लोग मानते नहीं है कि ये प्यार होगा, क्योंकि जब मुमताज महल जब मर गई थी और जब ताजमहल बनाया जा रहा था 1658, आई आई रिमेम्बर, यस, 1658 में शाहजहां की तबीयत बिगड़ जाती है। और इनकी तबीयत बिगड़ने के बाद जो इनके चार बेटे हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं कि अब अगला बादशाह कौन बनेगा। उसी टाइम पीरियड में शाहजहां जो है, इनको आगरा के फोर्ट में आप कैद बना, मतलब इनको एज अ प्रिजनर रख लिया जाता है इन द फोर्ट ऑफ आगरा। और आगरा के फोर्ट से बस ताज दिखाई करता था। बस कहा जाता है कभी ये इंसान ताजमहल गया नहीं, मतलब कभी इन पर्सन विजिट नहीं करके देखा। और
इनको पकड़ने के पीछे का रीजन ये भी था क्योंकि ताजमहल में ऑलमोस्ट बहुत पैसा खर्च हो चुका था, और इनके बेटों को ये लगा कि अगर बाई चांस पापा बाहर रहे, मतलब पापा को बाहर छोड़ा गया, तो ये आशिकी में बचा कुचा पैसा भी उड़ा देंगे। तो इससे पहले कि ये बुढ़ा कुछ करे, इसको पकड़ लो आगरा में। तब तक आगरा की फोर्ट में शाहजहां के लास्ट डेज के समय इनकी सेवा करने के लिए इनकी बेटी इनके साथ में हुआ करती थी, जहानारा बेगम। जहानारा एंड रोशनारा बेगम वर द टू डॉटर्स ऑफ शाहजहां। और इनके याद में आपने दिल्ली में जहानारा बाग और रोशनारा बाग शायद सुना होगा कहीं पर आपने, नहीं तो एक बार देखना, कालिंदी कुंज के पास में ये दो बाग दिखेंगे आपको, जहानारा बाग एंड रोशनारा बाग। कहा यह जाता है कि ताज मतलब आगरा फोर्ट में जब जहानारा बेगम ताजमहल की सेवा किया करती थी, दिस मैन लीचर आदमी, ही यूज टू सेक्सुअली असॉल्ट हर ओन हिज ओन डॉटर जहानारा बेगम। तो व्हाट काइंड ऑफ लव ही हैड विद मुमताज महल, तो ये बहुत ही वो है, थोड़ा सा मतलब बिजी है कि सही में प्यार था भी या कुछ और। तो फिलहाल तो ये ताजमहल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ताजमहल को बनवाना 1631 में शुरू किया गया था इन द मेमोरी ऑफ मुमताज महल। 20 साल से ज्यादा का समय लगता है ताजमहल को कंप्लीट होने में। और इसके बाद अगर हम शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां ने एक चीज और दी है मुगलों को, और वो है पिकॉक थ्रोन। He built a all gold throne named Peacock Throne, studded with कोहिनूर डायमंड। एक पिकॉक थ्रोन इस आदमी ने बनाया जिसके टॉप पर कोहिनूर डायमंड रखा गया था। कहा जाता है 1739 के आसपास इंडिया पर अटैक होता है। एक आदमी था नादिर शाह अब्दाली, भारत को लूटने के लिए आता है। उस समय मुगल इस आदमी से खुद को बचा तो नहीं पाए, बट नादिर शाह अब्दाली शाहजहां के पिकॉक थ्रोन को साथ में ले गया था। आज ही पिकॉक थ्रोन कहां पर है हमें नहीं पता, बट आज कोहिनूर डायमंड कहां पर है ये हमें पता है, वो ब्रिटेन के पास है। ठीक है। और कोहिनूर डायमंड की अपनी ही एक कथा है। कहते हैं कि कोहिनूर डायमंड जिस भी मेल के पास आज तक पहुंचा है, अगर किसी मेल ने कोहिनूर को वियर किया है तो वो बहुत जल्दी मरा है। लाइक एक कर्स जुड़ा है पिकॉक से कोहिनूर के साथ। बट बहुत ही करेक्टरलेस डायमंड है ये, क्योंकि लड़कियों के साथ बढ़िया चलता है, ये केवल आदमियों को खाता है। इसलिए ब्रिटेन में भी रानी पहनती है कोहिनूर को, राजा नहीं पहनता। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं जी। अगर शाहजहां की बात करें, शाहजहां के टाइम पीरियड में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। तो मुगल टाइम पीरियड का जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि गोल्डन एज तो शाहजहां का टाइम पीरियड है ही, बहुत सी चीजें इन्होंने बनवाई हैं। इसके बाद शाहजहां ने एक सिटी बनवाई थी, शाहजहानाबाद। लिख लीजिए, ही बिल्ट अ सिटी कॉल्ड शाहजहानाबाद। ही बिल्ट अ सिटी शाहजहानाबाद in 1639, in 1639, and later on the Shahjahanabad was made the capital in 1649, and later on Shahjahanabad was made the capital in 1649. अब ये शाहजहानाबाद क्या है? ये ओल्ड दिल्ली है। शाहजहानाबाद इज द दिल्ली सराउंडिंग रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। लाल किले के आसपास की दिल्ली को आप पुरानी दिल्ली कहते हैं। पुरानी दिल्ली ही शाहजहानाबाद दिल्ली है। तो पहली बार जो मुगल कैपिटल है वो ट्रांसफर हो रही है। देखिए, अभी तक किसी राजा ने मुगल के कैपिटल के साथ कुछ नहीं किया। आपकी कैपिटल बाबर से लेकर कंटिन्यूसली हुमायूं, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, कंटिन्यूसली कैपिटल जो है वो आगरा ही बनी है। शाहजहां के टाइम पीरियड में वो भी टूवर्ड्स द वेरी लेटर स्टेज अगर हम देखें तो 1649 में कैपिटल को ट्रांसफर करके ये आदमी शाहजहानाबाद कर दे रहा है। और शाहजहानाबाद एक्चुअली में पुरानी दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली है। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं जी। ये तो शाहजहां का टाइम पीरियड है। 1658 में शाहजहां की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, और उसके बाद शाहजहां के बेटों के बीच में बैटल ऑफ सक्सेशन शुरू होता है।
शाहजहां के 4 बेटे हैं। तो देयर आर 4 सन्स ऑफ शाहजहां। कौन कौन से 4 बेटे, चारों के नाम लिख लेते हैं एक बार। हाँ, प्रियांश। कोहिनूर डायमंड को अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। अलाउद्दीन खिलजी का एक स्लेव था मलिक काफूर, और मुझे याद है राजा प्रताप रुद्रदेव। रांगल एक जगह है कर्नाटक के पास, रांगल। रांगल के राजा थे प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव को हराया था मलिक काफूर ने, एंड देन ही गॉट द कोहिनूर डायमंड, एंड दिस कोहिनूर डायमंड वाज गिफ्टेड टू अलाउद्दीन खिलजी। तो काफी सालों से ये दिल्ली सल्तनत के पास, उसके बाद मुगलों के पास आया। कि 1316 के आसपास, आई एम नॉट रॉन्ग, यस, 1316 1317 के आसपास कोहिनूर को लाकर मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। अभी हम बात कर रहे हैं कौन से टाइम पीरियड की, 1639 49 के आसपास की बात कर रहे हो आप लोग। तो तकरीबन 300 सालों तक तो कोहिनूर डायमंड अब हो चुके हैं मुगलों के पास ऑलमोस्ट। कोहिनूर की हिस्ट्री रही है ये। और जैसे कि मैंने बोला कि कोहिनूर जब भी किसी के पास आया है, कि किसी अगर जो मेल मेंबर ने कोहिनूर को वियर किया है तो वो मरा ही है। ठीक है, तो मतलब मरना तो होता ही है, बट जल्दी मर जाओ तो थोड़ा सा बंदा सोचता है कि कैसे मरे। और लास्ट टाइम कोहिनूर किसके पास था, तो कहा जाता है पंजाब के राजा रंजीत सिंह के पास था। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को वियर किया था, और इसी पंजाब से ये डायमंड जो अंग्रेज है ये ब्रिटेन लेकर जाते हैं। कहा जाता है जिस शिप में ब्रिटिश लोगों ने डायमंड रखा था, उस शिप पर भी हैजा एक डिजीज होती है, वो फैल जाती है। लाइक ऑल द शिप मेंबर्स दे स्टार्टेड डाइंग व्हेन द शिप रीच्ड अफ्रीकन कोस्ट, और किसी को नहीं पता था व्हाट द शिप वाज कैरिंग। ब्रिटेन में सबको पता है कि क्या है, क्या आ रहा है, और जैसे तैसे करके ये शिप ब्रिटेन पहुंचता है। एंड सोच के चलो, द पीपल वर डाइंग आउट ऑफ द डिजीज, वेयर द पीपल आउट देयर ओवर द ब्रिटिश लैंड, दे वर एंजॉइंग दैट द शिप हैज रीच्ड। अभी मरने वालों को बचा तो लो पहले, और सोचो बाद में पता लगता है इन लोगों को कि वी वर एक्चुअली कैरिंग द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर आज जितना बड़ा है उतना बड़ा अब नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा? क्योंकि देखिए, कोई भी डायमंड चमकता है टी मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, जिसको आप लोग TIR कहते हैं। उसमें कट्स लगाए जाते हैं डायमंड में, ताकि एक बार लाइट आए तो वो अंदर ही अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वो डायमंड चमकने लगे। तो डायमंड्स के कट लगाने की वजह से काफी लोगों ने डायमंड्स को काट काट कर छोटा कर दिया है। आज ये डायमंड बहुत छोटा सा बचा हुआ है, बट फिर भी इतना छोटा तो नहीं है कि इसका दाम ना लग सके। और आज कोहिनूर से कई गुना बड़ा डायमंड हैदराबाद के निजाम फैमिली के पास है। हैदराबाद में निजाम होता था ना जी, निजाम फैमिली के पास कोहिनूर से कई बड़ा डायमंड है। और कोहिनूर और इस डायमंड को बेचना अलाउड नहीं है इन लोगों के लिए। इनको साफ साफ बोल दिया गया है कि दिस डायमंड ऑल दो इट इज इन योर पोजेशन, बट यू आर नॉट अलाउड टू सेल इट ऑफ। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसी चीजों को अपन हड़प लेते हैं यार। ठीक है, तो शाहजहां के 4 बेटों के नाम लिख लीजिए। सबसे बड़ा बेटा है दारा शिकोह, और ये शाहजहां का फेवरेट सन है, दारा शिकोह। फिर आते हैं मुराद, देन यू हैव औरंगजेब, and after Aurangzeb we have the 4th son called Shuja. So all these 4 sons started the battle of succession after the Shah Jahan fell ill. और इसी बीच में आप देखते हैं कि जो बैटल ऑफ सक्सेशन है वो जीत जाते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब बाकी के 3 बेटों को मार देते हैं। एंड दिस इज हाउ औरंगजेब बिकेम द नेक्स्ट बादशाह। तो यहां पर भाई भाइयों के बीच में कोई प्यार व्यार नहीं है जब गद्दी की बात आती है। देखो ना यार, प्रॉपर्टी के लिए हम भी लड़ जाते हैं, यहाँ तो गद्दी की बात है। गद्दी के लिए तो किसी को मारना मोरना बहुत सिंपल सी बात है। तो सोचो जिन भाइयों के साथ तुम बैट बॉल खेला करते थे, बड़े होकर उन्हीं के साथ खेलना है वो भी मौत का खेल। ये है औरंगजेब। औरंगजेब ही बिकेम द नेक्स्ट बादशाह। तो अगले बादशाह जो अब आप पढ़ेंगे दैट इज औरंगजेब। This man becomes the king in 1657 and he went up till 1707. ये भाई मर ही नहीं रहा,
ये मर के ही नहीं दे रहा। कहा जाता है 1707 में तोप का गोला फटता है मुंह के पास तो मरता है ये, नहीं तो ये और चलता अभी 10-15 साल। 93 की एज में भी दिस मैन वॉज फाइटिंग इन सदर्न इंडिया इवन एट द एज ऑफ 93। औरंगजेब की एक बुक है आलमगीरनामा। आलमगीरनामा में लिखा हुआ है कि लाइक दिस मैन वॉज एक्चुअली स्टिचिंग हिज आईब्रोज बैक टू द हेड। लाइक आप अपनी आईब्रोज को स्टिच कर रहे हैं अपनी अपनी खोपड़ी के पीछे बांध रहे हैं आईब्रोज को। 93 में तो आईब्रोज रिंकल्स बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो क्यों बांध रहा है? ताकि योर आईज शुड रिमेन वाइड ओपन ड्यूरिंग द वॉर। इतना बुरा हाल है इस आदमी का, लड़ना नहीं छोड़ रहा है ये। वो तो अच्छा हुआ तो उसका गोला फटा तो मरा, नहीं तो सोचो। और सबसे सिंप्लिसिटी में जीवन काटा इस आदमी ने। पता है पैसे नहीं होते थे औरंगजेब के पास, कहा जाता है कि क्यों? क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारा पैसा ताजमहल में उड़ा दिया था। और देखो बीवी सबकी ही मांगती है कि ताजमहल मेरे को भी बना के दो। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मान रही। औरंगजेब की बीवी ने भी यही बोला। औरंगजेब की वाइफ है राबिया उद दुरानी। तो राबिया की याद में औरंगजेब ने भी एक मकबरा बनवाया अपनी वाइफ की याद में, जिसको बीवी का मकबरा कहा जाता है। एंड बीवी का मकबरा इज रेप्लिका ऑफ ताजमहल, बट जस्ट अ रेप्लिका। ऐसा लगता है कि जैसे ताजमहल ने काफी सालों से कुछ नहीं खाया है तो वो कुपोषित हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ताजमहल तो बना है संगमरमर के पत्थर में, बीवी के मकबरे में तुमने चूना लगा दिया। व्हाइट वॉश होता है इसका हर साल, मतलब सरकार करवाती है, क्योंकि काला काला हो जाता है बारिशों के बाद। तो सोचो इन्होंने बीवी को ही चूना लगाया, बट कुछ बनवाया तो है औरंगजेब ने। सिंप्लिसिटी की वजह से इस आदमी को जिंदा पीर कहा जाता है। जिंदा पीर का मतलब लिविंग सेंट। क्यों? क्योंकि अपने खाली टाइम पीरियड में ये टोपियां बुना करता था। अगर पद्मावत मूवी देखी है, अगर नहीं देखी तो देख लो। ही ऑल्सो ट्राइड टू मेड सेम इन हैदराबाद। क्या चीज बेटा? हाँ, बीवी का मकबरा टाइप, वही बता रहा हूं बेटा। हैदराबाद नहीं है, औरंगाबाद है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जहां पर बीवी का मकबरा दिस मैन हैज बिल्ट। तो यहां पर लिख लीजिए इनके आर्किटेक्चर में बीवी का मकबरा। बीवी का मकबरा ही लिखिएगा, डोंट राइट इट एज वाइफ्स टूम्ब। वाइफ्स टूम्ब नहीं है वो, बीवी का मकबरा ही है मॉन्यूमेंट का नाम। और सिंप्लिसिटी की वजह से आप औरंगजेब को लिविंग सेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री टाइम पीरियड में ये नमाज के दौरान पहने जाने वाली टोपियों को बुना करता था। He used to stitch the caps in his free time period. तो इसलिए आप इसको जिंदा पीर, लिविंग सेंट कहते हैं। औरंगजेब हुमायूं के बाद दूसरा ऐसा किंग है who was coronated twice। हम लोगों ने हुमायूं के बारे में पढ़ा, हुमायूं was coronated twice। औरंगजेब इज द सेकेंड किंग टू बी coronated twice। कब इसका कोरोनेशन हुआ था? 1658। Aurangzeb was coronated in Agra, and 1659 he was coronated in Delhi। 1658 he was coronated in Agra, and 1659 he was coronated in Delhi। So he's the second Mughal बादशाह to be coronated twice। बहुत ही इस्लामिक मैनर में रूल करता था ये इंसान। मतलब ये समझ लो कि बहुत ही कट्टर इस्लामिक इंसान है, मतलब बहुत इस्लामिक मैनर में रूल करता है। और अकबर ने जो जजिया टैक्स हटाया था, ही री इम्पोज्ड इट। ही री इम्पोज्ड जजिया इन 1679। 1679 he re-imposed jizya। 1679 में जजिया टैक्स को रीइंपोज करता है। 1665 he broke many हिंदू टेम्पल्स। वो काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास में जो मॉस्क है ना, वो कौन सी, ज्ञानवापी, और ये इस आदमी की देन है वो। तो अब हम इसी की दी हुई मॉस्क को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं हट सकती है अभी, तो फिलहाल बहुत मुश्किल है, तोड़ना ही पड़ेगा तभी हटेगी। मतलब बाबरी मस्जिद पार्ट 2 होगा तो हो सकता है कुछ हो। मैं होने के लिए बोल नहीं रहा हूं, कभी तुम पहुंच जाओ सब। मैं केवल बता रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ तो शायद संभव है।
नहीं तो नहीं बोलेगी कोर्ट ना, कोर्ट कैसे बोल देगी कि मॉस्क को इसको तोड़ो, इनको जमीन दे दो। अभी ये हम लोगों ने राम टेम्पल में देखा ही है। और राम टेम्पल में जो अयोध्या के लिए जो मॉस्क बनने के लिए जमीन दी गई थी, वहां पे मॉस्क कंस्ट्रक्शन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। अभी ईंट आई है मक्का मदीना से, एक ब्रिक आई है, और वो ब्रिक भी राम टेम्पल इनॉग्रेशन के बाद मंगवाई गई है। क्योंकि जब दुनिया भर ने देखा ना कि राम टेम्पल तो बनकर तैयार हो गया, मॉस्क अभी तक बनी ही नहीं है, क्यों? क्योंकि पैसा ही नहीं मिल रहा है इन लोगों को। तब कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा कर कर ईंट भिजवाई है। अब देखने वाली बात यह है कि वहां पर तो मॉस्क अभी तक बनी नहीं, तो ये ज्ञानवापी मॉस्क की क्या क्या गारंटी दोगे आप कि बनवा के दोगे? इसलिए बड़ा मुश्किल है यार, कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो दिस मैन री इम्पोज जजिया 1679। 1665 ही ब्रोक हिंदू टेम्पल्स। कौन कौन से हिंदू टेम्पल तोड़े इसने? सोमनाथ टेम्पल गुजरात, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ टेम्पल एक ऐसा बच्चा है जिसको हर कोई पीट के जा रहा है, सोमनाथ को हर कोई लूट रहा है, पैसा ही बहुत है इसके पास। सोमनाथ टेम्पल। और दूसरा टेम्पल जिस आदमी ने तोड़ा, दैट वाज काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल, दिस इज द सेकेंड टेम्पल विच ही ब्रोक अवे। ये बनारस में है, काशी विश्वनाथ टेम्पल बनारस। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही इस्लामिक मैनर में रूल करने वाला राजा है औरंगजेब, जिंदा पीर आप इसको बोलते हैं। औरंगजेब का टूम्ब भी, मतलब औरंगजेब का मकबरा भी औरंगाबाद में ही है, जहां पे इनकी बीवी का मकबरा है। उसी के पास में एक जगह है खुलदाबाद। औरंगजेब के टूम्ब को कहते हैं खुलदाबाद। और इतिहास गवाह है, किसी भी मुगल बादशाह का टूम्ब देख लो औरंगजेब से पहले, और फिर औरंगजेब का खुलदाबाद देख लेना। औरंगजेब का खुलदाबाद टूम्ब बिल्कुल नाम पर जा रहा है, हर तरफ से खुला हुआ है ये, छत भी नहीं है इस टूम्ब के ऊपर, मतलब ऑल ओपन। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पीर बाबा की दरगाह बनाई हो, बिल्कुल पैसा नहीं लगा हुआ। ऐसा लगता दिखेगा ही नहीं तुम्हें कोई बादशाह भी यहाँ पर सो रहा होगा। इतना सिंप्लिसिटी, क्योंकि कहा जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी इस समय तक। अब जब पैसा नहीं होगा तो क्या ही करोगे, हिंदू मंदिरों को ही तुड़वाओगे आप, क्योंकि उस समय टेम्पल्स में ही वेल्थ वेल्थ ज्यादा हुआ करती थी लोगों के पास। तो इस वजह से परहैप्स इस आदमी ने शायद हिंदू टेम्पल्स को तुड़वाया था। ही फॉरबेड द म्यूजिक इन हिज कोर्ट। He forbade the use of music in his court. He forbade the use of music in his court. And also the tradition of Jharoka Darshan started by Akbar. And also the tradition of Jharoka Darshan स्टार्टेड बाय अकबर। क्या था जरोका दर्शन? जरोका दर्शन में राजा सुबह उठते ना, बालकनी में आकर वो दीपिका पादुकोण स्टाइल हाथ हिलाता था ऐसे, तो हम सब भिखारी नीचे खड़े हो जाते थे, क्योंकि राजा के पास बड़ी होती थी बाल्टी सोने के सिक्कों की, फिर वो सोने के सिक्कों में हाथ मार के ऐसे ऐसे फेंकता था। तो ऐसे दिन शुरू होता था। तो झरोका दर्शन अकबर ने शुरू किया था, तब से हर बादशाह करता आ रहा है। औरंगजेब तो तुमसे लूट और ले, तुमसे देखा क्यों पैसा नहीं है ना इसके पास, तो झरोका दर्शन भी खत्म करा। और जो म्यूजिक वो है, जो जो इनके कोर्ट में म्यूजिक या जो नाच गाना होता था वो बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई वो म्यूजिशियन, देखो ना आज भी अगर आप कभी किसी कैफे में जाए जहां पे लाइव म्यूजिक होता है रात को, वहां पर आप खाना खा रहे हैं, मजा आ ही जाता है, कभी के बाद 100-50 रुपए देने का मन कर ही जाता है कि ले जाए यार। ऐसा राजा भी तो कर सकता था, गले का हार उठाकर कि ले बेटा तेरे लिए हो गया। इसके पास तो पैसा ही नहीं है, इससे पहले बेइज्जती हो, ऐसी चीजें ही बंद कर दो ना। तो ही फॉरबिड द, मतलब क्या कहते हैं, यूज ऑफ म्यूजिक इन द कोर्ट एंड झरोका दर्शन। इस आदमी ने 2 फेस्टिवल्स पर भी रोक लगाई। ही बैन 2 फेस्टिवल्स। पहला फेस्टिवल था नौरोज, ही बैंड नौरोज एंड मोहर्रम। ही बैंड नौरोज एंड मोहर्रम। इसने 2 फेस्टिवल्स पर बैन लगाया था। क्यों? क्योंकि सुन्नी मुसलमान था औरंगजेब, और ये दोनों फेस्टिवल शिया मुसलमान मनाया करते थे। बिकॉज ही वॉज सुन्नी एंड बोथ ऑफ दीज फेस्टिवल्स वर सेलिब्रेटेड बाय शियाज। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता दूं। एक, इस आदमी से एक गुना और हो जाता है, जिसकी वजह से सिखों का तो अब पारा और हाई हो गया।
कभी चांदनी चौक जाएंगे तो आपको शीशगंज साहिब दिखेगा, एक गुरुद्वारा है सिखों का बहुत बड़ा। यहाँ पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का सर काटा गया था, इसलिए इसको शीशगंज गुरुद्वारा कहते हैं। और वो सर कटवाने का काम औरंगजेब ने किया था। दिस मैन एग्जीक्यूटेड 1675, ही एग्जीक्यूटेड द नाइन्थ सिख गुरु, द नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। नाइन्थ सिख गुरु गुरु तेग बहादुर 1675 में इसने उसको एग्जीक्यूट किया। मराठाओं के साथ भी पंगा लिया था औरंगजेब ने। कहा जाता है कि अगर मराठाओं के साथ औरंगजेब की बढ़िया अगर पट जाती तो शायद औरंगजेब के मरने के बाद मुगल डायनेस्टी ऐसे खत्म नहीं होनी थी। मुगल डायनेस्टी के एकदम से खत्म होने के पीछे रीजन ही औरंगजेब है। इनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा ही एंटी हिंदू पॉलिसीज है। स्पेसिफिक रीजन प्रियांश बिल्कुल है। गुरु तेग बहादुर को बोला गया था वेदर यू एक्सेप्ट इस्लाम और यू एक्सेप्ट डेथ। गुरु तेग बहादुर सेड आई रादर एक्सेप्ट डेथ rather than accepting Islam। तो इसलिए ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन चांदनी चौक। तो सिखों तो हमेशा ही इन लोगों के रडार पर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि अच्छा, दिस मैन औरंगजेब ही इन प्रिजन शिवाजी। शिवाजी मिलने पहुंचे थे औरंगजेब से आगरा में, ये सोचकर कि चलो पार्टनरशिप करके सरकार बना लेंगे, भाई इंडिया अलायंस। शिवाजी थे थोड़े बीजेपी टाइप के। शिवाजी ने बोला, सॉरी मतलब औरंगजेब ने बोला तू आजा, तेरे साथ सरकार तो क्या बनाऊंगा, तेरे को जेल में डालूंगा। शिवाजी वॉज इम्प्रिजन बाय औरंगजेब। शिवाजी फेल्ट कि भाई ये तो बेइज्जती होगी भाई की, मैं तो केवल सरकार बनाने का प्रपोजल देने आया था। या मतलब उनका प्रपोजल ये था कि अपन लोग मिल बांट कर रूल करेंगे, तो थोड़ा बहुत फायदा आपका भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत मेरा भी हो जाएगा। शिवाजी जो है वो जेल से भागने में सफल रहते हैं, लाइक ही ब्रोक द प्रिजन। एंड तब शिवाजी ही टुक द ओथ कि भाई आई विल बी द लास्ट नेल इन योर कॉफिन, मतलब खत्म कर दूंगा पूरे मुगल एम्पायर को। और ये मराठाओं के साथ जो दोस्ती नहीं कर पाए ना शिवाजी, सॉरी ये औरंगजेब, ये जो उसके मुगल एम्पायर के सडन जो डिक्लाइन है उसका कारण माना जाता है। लाइक ये मान के चलो, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, दिस वॉज द कंप्लीट मुगल एम्पायर। दिस वॉज द कंप्लीट मुगल एम्पायर। अगर आप देखें ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया, और ये पूरा की पूरा मुगल एम्पायर जो है ये दिल्ली तक सिमट के रह जाता है, दिल्ली एनसीआर 1707 के जस्ट बाद। इसको सडन डिक्लाइन कहते हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो दिस इज कंप्लीट औरंगजेब डियर। औरंगजेब के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब मैं पढ़ाऊंगा वो क्या है, औरंगजेब के बाद मुगल एम्पायर का क्या हुआ। तो जितने बाद के मुगल एम्परर्स हैं उनको लेटर मुगल्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द लेटर मुगल्स। लेटर मुगल्स में आप औरंगजेब के बाद के किंग्स पढ़ोगे। इनको हमने क्यों बोला लेटर मुगल्स में, ये भी बता दूं, क्योंकि इनकी हैसियत और रुतबा औरंगजेब या उससे पहले के मुगल बादशाह जैसा नहीं है। ये सब राजा केवल नाम के मुगल्स हैं, ना तो ये काम के मुगल्स हैं और ना ही इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किया है कि इनके बारे में हम मतलब इनको बाकी के मुगल्स की तरह माना जाए। इसलिए इनको लेटर मुगल्स ही बोला जाता है। ठीक है जी। तो लेटर मुगल्स में बहुत से बादशाहों के नाम पढ़ेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में। एक बार याद दिला देना मुझे, मैं भूल जाता हूं आजकल। ठीक है।